गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज हम लोग क्या करने वाले, जो हमारा आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। हम इस वाले एग्ज़ाम का आपको आंसर की के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताते हुए चलेंगे। तो ये सेशन जो आज सुबह ही पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन विथ करेक्ट आंसर कीज आपसे डिस्कस करने के लिए ये सेशन हम आप बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फटाफट काम शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन से सबसे पहले। तो कंप्यूटर वाला सेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाक से देख लेते हैं, इसके 5 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो उसका जवाब था डॉट डॉक। इसका आंसर था ए। इसका करेक्ट आंसर था ए, डॉट डॉक वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। वो कह रहा था कि वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करते हैं जो मनुष्य करते हैं। तो इसका सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एकदम करेक्ट जवाब था। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सारे बच्चों ने अपने एग्जाम में टिक किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा इज। जब आप एक्सेल फाइल में किसी वर्ड दस्तावेज को सम्मिलित करते हैं तो डेटा खाली स्थान होता है। तो डेटा जो है दरअसल बच्चे लोग एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड इसका सही जवाब था। एम्बेडेड वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेल्पलाइन नंबर ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट अगेंस्ट साइबर क्राइम इज। साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो इनमें से एक भी आंसर सही नहीं था। इसका सही जवाब था 1930। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है ये विलोपित होना चाहिए। दैट शुड बी विलोपित। 1930 इसका सही जवाब था। 1930 सही जवाब है इसका। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है? देखो अभी क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? खिलेंद्र, सनत, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, यहां तक ओके है अपन लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर दिखाई दे रही हो स्क्रीन? तो मुझे एक बार चैट सेक्शन पर खिलेंद्र बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, थीसरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। थीसरस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड के लिए किया जाता है। ये दरअसल डिक्शनरी होती है उस पे। तो इसका सही जवाब होगा पर्यायवाची और विरोधाभास शब्द को पता करने के लिए, या विलोम शब्द को पता करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? तो ये रहे कंप्यूटर के वो 5 क्वेश्चन जिसके आंसर मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन है मेरा रीजनिंग का। रीजनिंग वाला मेरा अगला सेक्शन था। इस वाले सेक्शन पर आपको ये पैटर्न पूरा करके बताना था कि जब आप ये पैटर्न पूरा करेंगे तो उस ऑप्शन में से कौन सा जवाब मैच करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करते तो आप क्या ध्यान दे रहे थे, देखो जरा। इसमें ना ये दोनों बॉक्स जो है, देखो जरा इत्मीनान से समझना, ये दोनों बॉक्स जो है ये दोनों बॉक्स ना इंटरचेंज हो गए। आप देखो यहाँ पर स्क्वायर है और ये स्क्वायर जो है चेंज होकर इस तरफ पहुंच गया है। पता चला आपको? यहाँ पर ये ईंट का साइन है, ये चेंज होकर वो इस तरफ आ गया है। ठीक है, और एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि जब वो इस तरफ आया तो उसको डार्क कर दिया गया, मतलब यहाँ पे खोखला था, यहाँ पे रंग भर दिया गया। अब मैं सेम स्टाइल लगाऊंगा, इंटरचेंज करूंगा, रंग भर दूंगा। ठीक है, इंटरचेंज करूंगा तो कैसा होगा? ऐसा, सॉरी, ये ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसा दिखाई देगा। और मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करने के बाद में रंग भर दूंगा। तो जैसे मैं रंग भरूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना? तो अब आपको ना ये पर्टिकुलर चीज जो है ऑप्शन में ढूंढनी थी। तो अगर आप देखते तो ये पर्टिकुलर चीज ऑप्शन नंबर ए पर लिखी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए।
पता चला कैसे डील करना था इसे। बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। एग्जाम में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए बच्चे लोग कि आपने बहुत आराम से डील कर सकते थे, मतलब एकदम आपके एग्जाम में ये सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे। तो एक बार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, इत्मीनान से जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो जरा, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आपने एग्जाम में सॉल्व किया है ना तो इसके लिए एफर्ट लगा होगा, और मैं मान के चलता हूँ एकदम मस्त लेवल का क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने में आपको मजा भी आया होगा पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। आपके आंसर चैट सेक्शन पर लगातार आते रहने चाहिए, आपके आंसर एक्सपेक्टेड है मुझे। अब आपने अगर इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते तो हालांकि इनके बीच का जो अंतर है वो 28, 50 और 78 है, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलता। इसके लिए दरअसल आपको एक मेथड सोचना पड़ता। मेथड क्या लगाएंगे हम लोग, जरा देखो। अगर मुझे पहला नंबर विच इज 11 है, अगर वो चाहिए तो वो 11 कैसे मिलेगा पता है? 3 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर से मिलेगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 27 माइनस 16 दरअसल हो जाएगा अपना 11। ठीक है, सीजीजी के इसके बिल्कुल पीछे आएगा, फैज अलम इसके पीछे सीजीजी के आएगा। हम लोग पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। मैथ्स रीजनिंग के बिल्कुल पीछे सीजीजी के और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आने वाला है। ठीक है, अगला है 39। 39 कैसे मिलेगा? जब मैं 4 के क्यूब में 5 के स्क्वायर को माइनस करूंगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 64 में से जब मैं 25 को माइनस करूंगा तो फिर से मुझे मिल जाएगा 39। पता चल रहा है वो कैसे डील करना था इसे। अगला है मेरे पास 89। 89 मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं 5 के क्यूब में से 6 के स्क्वायर को माइनस करूंगा, मतलब मैं जब 125 में से 36 को माइनस करूंगा तो मुझे 189 मिल जाएगा। अगला क्या है मेरे पास? 167। जब मैं 6 के क्यूब में से 689 पहुंचेगा यहाँ पर। जब मैं 6 के क्यूब में से 7 के स्क्वायर को माइनस करूंगा, तो जैसे मैं 6 के क्यूब में से 7 के स्क्वायर को माइनस करूंगा, मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 216 में से हम लोग 49 को जब माइनस करेंगे तो मुझे 167 मिल जाएगा। और जो अगला आंसर बनेगा मेरा वो बनेगा, जैसे यहाँ पर 3 4 5 6 हुआ तो अगला हो जाएगा 7, 7 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 343 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब 343 में से जब 64 माइनस करेंगे तो आपको सही जवाब मिलता 279। ठीक है, मेरा ख्याल है इसका सही जवाब आना चाहिए था 279। माइनस करके देख लेते हैं। 13 में से 4 जाएगा 9, और 33 में से 6 जाएगा 27, एकदम सही है। 67 पर सही जवाब होने वाला था डी। पता चला पैटर्न? किसी बच्चे को कष्ट है पैटर्न में? आइडिया एक्सेप्टेड है। हम ना सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले। मैथ्स और रीजनिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस इसके पीछे बताऊंगा, कंप्यूटर बता चुका हूँ, इंग्लिश उसके बाद बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग जीके वाले सेक्शन पर, सीजीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी पर भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और फटाफट देखते जाओ। इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो इसके लिए पैटर्न क्या होता है जरा समझो। 6, 4 और 4 को जब आप ऐड करते हैं, 6 + 4 + 4, तो इसका सम हो जाता 14। और ये जो 14 है ना, इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन, मतलब जब आप ABCD लिखते हैं तो 14 वाली पोजीशन पर कौन आता है? N। तो मैंने क्या पैटर्न निकाला? पैटर्न ये निकाला मैंने कि आप ना जो भी नंबर लिखे वो सबको सम कर दो, और सम करने से जो भी आपको नंबर आए वो अल्फाबेटिकल उसकी पोजीशन देख लो। तो 14 की पोजीशन पर आता है N, तो N वहां पर पुट हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपको 14 + 2 + 1 करना था। तो 14 + 2 16 + 1 17। तो 17 पर कौन आता है सर? 17 पर Q आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता Q। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? पता लग रहा है? मस्त क्वेश्चन आया था। मतलब एग्जाम में ना अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो हम लोग ना डील कर पा रहे और गिवन टाइम में सॉल्व कर पा रहे, तो मतलब समझो पेपर अच्छा है। पेपर एकदम बनाने लायक आया था। मैं आसान और टफ दोनों की कैटेगरी में इसको नहीं लेकर जाऊंगा। एक डिसेंट पेपर आया था, जैसा एग्जाम में पेपर आने चाहिए बिल्कुल वैसा ही पेपर आया था एकदम। ना एकदम टफ था और ना ही एकदम आसान था। डिसेंट पेपर कहते हैं इसे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 थोड़ा बहुत सीखते हुए चलना, सिर्फ आंसर आंसर मत एक्सपेक्ट करो। मैं थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करते चलो उस चीजों को सीखते हुए चलो, क्योंकि अगला जब पेपर होगा तो उसमें आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो सुनते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। वो बोल रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों की 2 गुनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके पहले यहां तक कैलकुलेट कर लेता हूं। मुझे उसने बताया कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की 2 गुनी है। यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है? तो अगर मान लिया मेरे पास गर्ल्स और बॉयज टोटल 60 है, अब मैं अगर गर्ल्स की जगह पर 2 बॉयज पुट कर दूंगा तो 2b + b हो जाएगा 3b। तो b से वहां पर वैल्यू कैलकुलेट करने से आ जाएगी 20। तो b मतलब 20, मतलब मेरे पास टोटल क्लास में 20 लड़के हो गए, और उसका डबल करूंगा तो लड़कियां हो गई 40। तो ये पहली लाइन क्रैक हो गई। अगली लाइन पर वो कहता है लक्ष्मी रैंक्ड 27 फ्रॉम द टॉप। अब उन्होंने क्या किया? एक रैंक लिस्ट बनाई। ठीक है, उन्होंने एक रैंक लिस्ट बनाई, और उस रैंक लिस्ट में उनको जो लक्ष्मी है ना वो ऊपर से 27th पोजीशन पर दिखी।
इतनी बात समझ में गई आपको? इफ देर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, वो कह रहा है कि अगर लक्ष्मी के पहले पहले 9 लड़के हों, हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर रैंक, तो बताइए कि उसकी रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। अब देखो कभी कभी ना एग्जाम में ना ये वाला कंफ्यूजन आ जाता है कि लक्ष्मी की रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी मुझे पता करें, तो लक्ष्मी कौन है, लड़का है कि लड़की है? क्योंकि ऑब्वियसली लक्ष्मी जो है लड़कियों का नाम रहता है, लेकिन कभी कभी लड़कों का नाम भी लक्ष्मी हो जाता है, तो थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हर, ये जो प्रोनाउन जो हर यूज हुआ है ना, ये बेसिकली गर्ल्स यानी कि फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है। इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि जो लक्ष्मी है ना वो एज अ गर्ल वो यूज कर रहा है उस नाम को। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इंग्लिश में ये क्लियर हो गया, इसकी वजह से आंसर बदलने वाला था, लेकिन अब हम बच गए, एकदम करेक्ट आंसर हम निकालेंगे इससे। कैसे निकालेंगे दरअसल समझना। उसने मुझे ये बताया कि टोटल कितने लड़के हैं भाई, 20 लड़के, और बता दिए कि लक्ष्मी के पहले पहले 9 लड़के बैठे हुए हैं। अब जरा बात को यहाँ पे सीखने की कोशिश करना। मुझे वाली बात समझ में आ गई है कि अगर लक्ष्मी की रैंक 27 है तो उसके ऊपर ऊपर 26 लोग होंगे। इन 26 लोगों में से 9 लड़के हैं, 26 लोगों में से 9 लड़के हैं, तो इसका मतलब मेरे पास बच गया 17 गर्ल्स। ठीक है, टोटल 26 लोग थे, 26 लोगों में 9 अगर लड़के हो गए तो इसका मतलब कि मेरे पास 17 गर्ल्स हो गए। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि लक्ष्मी के ऊपर ऊपर ना 17 गर्ल्स है, मुझे पता चल गया लक्ष्मी के ऊपर ऊपर टोटल 26 लोगों में 17 गर्ल्स है, और खुद एक लक्ष्मी, तो 17 लक्ष्मी उसके 17 लड़कियां उसके ऊपर थी, खुद एक लक्ष्मी, तो टोटल यहां तक कितनी गर्ल्स हो गई, 18 गर्ल्स हो गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि भाई रैंक के बाद कितनी लड़कियां, उसके नीचे नीचे कितनी लड़कियां ये पूछ रहा है। टोटल लड़कियां कितनी थी, 40, लक्ष्मी को मिलाकर कितनी लड़कियां हो गई, 18, तो कितनी बच गई, 40 में से जब मैंने 18 माइनस किया तो जवाब आ गया 22। देखो ये 22 इसका आंसर था। अब देखो जिस भी बच्चे का पेपर है उन्होंने ना यहाँ पर 23 मारा हुआ है, इसका मतलब क्या पता, उनको कंफ्यूजन था कि लक्ष्मी लड़का है कि लड़की है। पॉइंटर है समझ में, अगर मैं लक्ष्मी को लड़का काउंट कर लूंगा तो 23 आंसर आ जाएगा। सीन आ रहा है आपको समझ में? यहां तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? ठीक, इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि लक्ष्मी का जेंडर क्या है, वरना फिर 23 आंसर हो जाता अभी। चलिए आई गेस अब सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पैटर्न को आप पूरा कर दो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। अगर आप देखते तो ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा यहाँ पर मिल रहा है, इसका करेक्ट आंसर था 70 पर सी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत आराम से बनाया जा सकता था। आई बिलीव कि आप सारे बच्चों ने इसे सॉल्व किया होगा। 70 का सही जवाब था सी। ये वाला क्वेश्चन है मेरी एकदम क्लास का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 71। जिन जिन बच्चों ने ना रेगुलर क्लास हमारी अटेंड की होंगी, जो हमारे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया होगा, उनको ये बात पता होगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना एकदम क्लास से निकल कर आया हुआ क्वेश्चन था। इसको कैसे डील कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे डील करना था। देखो जरा, मंकी के लिए लिखा हुआ है XCHJJG, तो मैंने क्या किया, मंकी को ना उल्टा कर दिया पहले, MONKEY, मंकी को मैंने उल्टा कर दिया। अब वो कोड को लिख दिया मैंने, कोड क्या लिखा हुआ है, XCHJJG। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक बार इनके बीच में रिलेशन सेट करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं थोड़ा सा गौर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहां पर ना कोई भी लेटर का फर्क नहीं, मतलब एक स्पेस का बस फर्क है। मतलब कि y का पिछला लेटर ही होता है x, तो एक कम हो गया। ठीक है, अब CDE, तो अगर आप देखोगे तो 2 स्पेस कम हो रहे हैं। मैं स्पेस के सेंस में ले रहा हूं, आप लेटर के सेंस में भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लिया किसी बच्चे को लेटर के सेंस में लेने का मतलब ऐसा लगता है कि लेटर के सेंस में लेना चाहिए, तो भी कोई गलत बात है, लेटर के सेंस में हम लोग से डील कर सकते हैं। देखो जरा इत्मीनान से, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, और ये था c और ये था e। अब देखो जरा लेटर के सेंस में ले लेते हैं, मतलब ये एकदम पिछला ही है इसलिए जस्ट -0 लिख देता हूं। एक लेटर काट के है इसलिए -1 है, इसमें 2 लेटर काट के इसलिए -2 है, इसमें 3 लेटर काट के इसलिए -2 है। तो आप इस सेंस में भी देख सकते हो, स्पेस के सेंस में भी देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो पैटर्न क्या है, -0, -1, -2, -3। तो बिल्कुल वैसे ही आपको टाइगर में क्या करना था, पहले टाइगर को ना ध्यान से उल्टा करना था। टाइगर को ध्यान से आप उल्टा करते ऐसा। अब इसमें -0, -1, -2, -3, इस हिसाब से इसको सॉल्व करते जाते, तो इसका आंसर था QCDEO। और आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस एक आध स्टेप ही आगे बढ़ना था। जैसे Q का होता है, Q के बाद आता है R और CD आता है, तो QC एक ही जगह पर मेरे को दिख रहा था, इसका सही आंसर फिर D हो जाता। ज्यादा सॉल्व करने की इसमें नीड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब D होने वाला है भूषण जी।
क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब है डी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों ने बनाया होगा। मस्त क्वेश्चन था यार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। ये दरअसल एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन था। इसको भी आपको मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को इसे सॉल्व कर लेना चाहिए था। तो एक बार ना आप पहले इत्मीनान से फोटो देख लीजिए, क्योंकि ना एक पूरी स्लाइड में नहीं आएगा, इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक कंप्लीट स्क्रीन पर आपको दिखा सकूं, तभी आपको समझा पाऊंगा मैं। तो एक बार जरा इत्मीनान से समझते हैं। इसमें क्या करना था, वह आकृति ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द अल्टरनेट फिगर विच कंटेन्स द फॉलोइंग फिगर एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित आकृति में उसके भाग के रूप में छिपी हुई होनी चाहिए। तो अगर मैं कोशिश करूं तो देखो जरा जरा इस चीज को समझना, ये इतना वाला जो सेक्शन है ना, इतना वाला सेक्शन जो ना मुझे ढूंढ के निकालना है। तो इतना वाला सेक्शन अगर आप ढूंढने के लिए जाते ना, तो पता है कहां पर ये मुझे दिखेगा। अगर मैं ढूंढने के लिए जाऊं तो देखो जरा, मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपको बस ढूंढ के निकालना था। ये तो बस आपकी नजर वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई कंसेप्ट था ही नहीं, सिर्फ आपकी नजर चाहिए थी अपन को। देखो दिखाई दे रहा है, जिन बच्चे का पेपर उन्होंने सी मारा है, गुड शाबाश बच्चे, आपका सही है। ये वाला क्वेश्चन आपका जबरदस्त तरीके से सही हुआ है। आजू बाजू देखे तो नहीं थे ना। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ए इज बीज सिस्टर। अब इसके लिए ना हम लोग को ना फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। चलो जरा फटाक से फैमिली ट्री बना देते हैं, आप बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। उससे आराम से रिलैक्स होकर देखो, परेशान मत होना, सारी चीजें देखते जाओ, क्लियर होती जाएंगी। ए बी की बहन है। अब जो ए है ना वो बी की बहन है, तो उसको देखना फैमिली ट्री में कैसे लिखूंगा। ए बनाया और एक सिंगल लाइन खींचा, सिंगल लाइन सिबलिंग्स को बताता है, डबल लाइन कपल्स को बताता है। और क्योंकि ए बहन है इसलिए ए पर माइनस डाला। माइनस साइन बेसिकली हम लोग जो है फीमेल को बताने के लिए यूज करते हैं, प्लस साइन हम लोग जो है मेल को बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, मतलब डैश ए। अब लिखा हुआ है सी बी की माता है। अब जरा चीज को समझना, ए बी की बहन हो गई, ए बी की बहन हो गई। अब बोल रहा है कि जो सी है ना वो बी की माता है, तो ये भी रहा बी, और यहां पर मैंने बना दिया सी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सी है ना अब वो बी की माता बन गई है। ठीक है, और क्योंकि सी माता है इसलिए सी पर प्लस डाला। बी का जेंडर मुझे अभी तक नहीं पता चला है। आगे आता है डी सी का पिता है, तो ये जो डी है ना वो बन गया सी का पिता, और पिता है इसलिए प्लस वाला साइन डाल रहा हूं। फिर क्या कहता है, ए डी से अच्छा एक लाइन और बची हुई है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, ये ऐसा ई डी की माता है, ऐसा सीन हो गया। मतलब बहुत बड़ा परिवार है इनका, सदियों से चला आ रहा है। फिर कहता है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। वो पूछ रहा है कि जो ये ए है ना वो इस डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये ए डी का क्या लगेगा। तो आप देखोगे जरा कि बेटी का की बेटी, बेटी की बेटी होना चाहिए था नाती। तो यहाँ ऑप्शंस में ना यहाँ पे नाती कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पोती लिखा हुआ है, बेटी लिखा हुआ है, दादी लिखा हुआ है, दादाजी लिखा हुआ है। आंसर इसका नाती होना चाहिए था। तो ऐसा होता है हमेशा एग्जाम में कि ना हम लोग ना आंसर ढूंढने जाते हैं, मिलता नहीं है, फिर सोचते हैं कि अब ये क्वेश्चन विलोपित होगा, इसे छोड़ देता हूं। अब दो बातें ध्यान लेना, अगर आपने क्वेश्चन को टिक नहीं किया होगा, अगर आपने क्वेश्चन को मार्क नहीं किया होगा, और अगर मान लिया क्वेश्चन विलोपित होने का होगा, तो अगर आपने इसे छोड़ रखा होगा, टिक नहीं किया होगा, तो आपको विलोपित होने के बाद जो सबको मार्क्स बढ़ते हैं ना वो नहीं मिलते। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप विलोपित वाले केस में, चलो उसमें आपको प्रोवाइड हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप उस वाले केस में, जरा समझना, दादाजी दादी बेटी पोती, जैसे को समझना, अगर आपको हिंदी में अगर कभी ऑप्शन मैच ना हो तो हमेशा किसका रेफरेंस लेना चाहिए, इंग्लिश का। आपको इंग्लिश के हिसाब से देखकर टिक करना होता है। मतलब कहने का ये है कि दादाजी दादी बेटी पोती हिंदी में मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आप आएंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रैंड डॉटर, और इंग्लिश में ना नाती और पोती दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, ग्रैंड डॉटर। तो आपको ना इस हिसाब से इस पे क्या मार्क आना चाहिए था, डी मार्क आना चाहिए था। तो जो बच्चे लोग हिंदी में पेपर दे रहे होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा कि वहां पर ना पोती गिवन है, पॉइंट है आपको समझ में। और क्योंकि पोती गिवन है और ग्रैंड डॉटर उसका इंग्लिश होता है, तो मैं इस वजह से इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर यानी कि नाती टिक करके मार्क किया था, जो कि इसका सही जवाब था। 73 पर इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 74, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 74 में मेरे को वेन डायग्राम बताना है। मेरे पास लिखा हुआ है टेनिस, क्रिकेट और छात्र। टेनिस प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी है और छात्र है। अब देखो भाई, मान लिया टेनिस प्रशंसक ये है, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी। अब जो लोग टेनिस की प्रशंसा करते हैं, मतलब जो देखना पसंद करते हैं, वो लोग क्रिकेट भी तो खेलते होंगे ना, ये तो ऑप्शन है। मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं कभी कभी जैसे टीवी पर सामने चल रहा है तो मैं टेनिस भी देख लेता हूं, बढ़िया लगता है देखना। और छात्र,
छात्र का सीन क्या है, कुछ छात्र टेनिस भी खेलते, कुछ छात्र टेनिस भी देखते हैं, कुछ छात्र क्रिकेट खेलते भी हैं और वो अपनी समय निकाल के पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो तीनों केस में पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था, ये आंसर होना चाहिए था। इसका मतलब जब मैच करूं तो किससे मैच हो रहा है, मेरा ए से मैच हो रहा है। 74 पर सही जवाब होने वाला है ए। आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक है, कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप बच्चों को एग्जाम में एफर्ट लगा होगा, आई एम प्रिटी श्योर। मेरे को भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ा था। मैं एक बार आपको इसको अप्रोच करके बताता हूँ इसको कैसे डील करना पड़ेगा। समझना जरा इस वाली चीज को। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ना कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल दे। अब जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए पकड़ता हूं तो क्या लिखा हुआ है, 5 + 3 × 8 - 12 / 4 = 3। तो मैं ना प्लस और माइनस को बदलने वाला हूं, तो समझना जरा। प्लस की जगह पे डाल दिया मैंने माइनस × 4 + 12 / 4 = 3। क्या किया मैंने, प्लस और माइनस की जगह को बदल दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने सीखा है कि हमेशा बॉड मास का रूल अप्लाई होता है। बॉड मास के रूल में सबसे पहले डिवाइड होता है। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो डिवाइड करने जाएंगे आप तो ये दरअसल इससे 3 बारी में कैंसिल होगा और फिर इंटू होगा तो 4 × 12 आ जाएगा। तो कैसा सीन बनेगा जैसे समझना, 5 - 12 + 3 = 3। अब इसको सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इज इक्वल टू तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर ए 75 का जवाब नहीं है। जिन भी क्वेश्चन है 75 पर ए मारा होगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 पर। तो जैसे ऑप्शन नंबर 2 पर जाता हूं, ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है कि माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो। तो ये जाएगा 5 + 3 × 8। माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करो, डिवाइड 12 -4 = 3। ऐसा सीन बनेगा। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? चलो जरा इतना से सुनते हैं, देखना जरा। अब ये हो जाएगा, जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 5 + 2 - 4 = 3। देखो 5 + 2 7, 7 - 4 = 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए था बी। क्वेश्चन नंबर 75 सही जवाब है बी। मैं देख पा रहा हूँ चैट सेक्शन पे NG सोनम ने एकदम सही जवाब दिया है, गुड, शाबाश। 75 पर क्वेश्चन नंबर 75 पर सही जवाब था बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। अच्छा, अब यहाँ से गणित चालू हो गए, रीजनिंग खत्म हो गया बच्चे हम लोग का, कंप्यूटर खत्म हो गया। अब बारी है मैथ्स की। अब यार मैथ सुनते हैं इत्मीनान से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर/घंटे से और दूरी का दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर/घंटे से उसने तय किया होगा। तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी थी। अब मुझे क्या पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, थोड़ा इत्मीनान से देख लेना एक बार। मुझे क्या पता है, मुझे पता है टोटल टाइम। मुझे पता है टोटल टाइम। टोटल टाइम है 5 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को मैं 1/4 आवर लिख सकता हूं क्या, चलेगा क्या? 1/4 आवर लिख दूंगा क्या? तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 21/4 आवर। ये ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है। अब देखो जरा, मेरे को यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है। मतलब जब उसने 60 किलोमीटर से गया होगा तो अगर मान लिया T1 टाइम लगा होगा, और अगर 45 से गया होगा T2 टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 + T2। और हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब मेरे को यहाँ टाइम पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाने की छूट है। लिखा हुआ था पहला आधा भाग, तो मान लिया अगर टोटल डिस्टेंस d होगा तो उसका आधा हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है उस वाले केस में उसकी 60, प्लस फिर से दूसरा आधा भाग इसलिए d/2, और उस वाले केस में स्पीड है उसकी 45 = 21/4। बस इस वाले एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना था, आपके पास सही जवाब निकल कर आ जाता। तो मैं थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि ना 15 यहां से कॉमन निकल जाएगा। तो 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 15 उस तरफ चला जाएगा और 2 भी उस तरफ चला जाएगा। तो जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन बनेगा पता है कैसे बनेगा, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, और ये 2 और वो 15 उस तरफ भेज रहा हूँ, 21 × 15 × 2/4। ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। और जब उसको डी के लिए सॉल्व होगा तो कैसे दिखेगा, देखना जरा। ये हो जाएगा ऊपर 7d और नीचे हो जाएगा 12। तो 7d और नीचे 12 का जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 270 किलोमीटर। इसका सही जवाब था बी। जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 76 पर बी मारा होगा उनका एकदम सही जवाब है। जिन बच्चे का ये पेपर है उन्होंने भी बी सॉल्व किया, गुड, शाबाश बच्चे, आपके कंसेप्ट THD को लेकर जबरदस्त है, क्लियर है, एकदम क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को, आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77
क्या लिखा हुआ है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ये मस्त क्वेश्चन था, एकदम एसआईसीए का क्वेश्चन था, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप रिलैक्स होकर देखो। मैं मान लेता हूं कि जो राशि मैंने बैंक पर जमा करी होगी वो पी है, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, मेरा मूलधन। वो बोल रहा है भाई कितने वर्षों में, कितने वर्षों में ये जो राशि है वो 3 गुनी, मतलब मैं अगर पी देकर आया हूंगा तो वो 3p हो जाएगी। तो ये जो 3p है ये हो जाएगा टोटल अमाउंट, मतलब मैं इसको बोल के आऊंगा मिश्रधन। तो ए इज इक्वल टू मिश्रधन बराबर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू वो होता है पी प्लस एस आई। ये ठीक है। तो मेरे को ए की वैल्यू पता है 3p, ये हो गया p प्लस हो गया एस आई। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो 3p में से p निकाल दूंगा तो आ जाएगा 2p। एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 2p। यहां से p और p हो जाएंगे कैंसल। r की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 25, जैसे इनपुट करूंगा तो 25 इंटू टी बटा 100 बराबर आ जाएगा 2। और इसको सॉल्व करते t के लिए तो सही जवाब आ जाता 8 वर्ष। 8 वर्ष बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब था। मुझे ऐसा फील आ रहा है आपने 15 मारा होगा, 15 इसका सही जवाब नहीं था। सही जवाब है इसका 8 वर्ष। कंफर्टेबल है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पर सही जवाब है 8 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 भी एकदम मस्त क्वेश्चन था, पेपर का लेवल अच्छा था। मतलब अगर मैं बोलूं कि सर आपके हिसाब से एग्जाम में कैसे पेपर आने चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसा आना चाहिए जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया एकदम बनाने लायक थे। तो मस्त एकदम मिक्स इन्होंने पेपर बनाया था, अच्छा पेपर बनाया था। भले समय थोड़े समय बाद लिया इन्होंने एग्जाम, लेकिन अच्छा एग्जाम लिया। क्वेश्चन पे क्या कहते हैं, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात। ये मैंने लिखा ए और ये मैंने लिखा बी। मासिक आय यहां पर मैंने लिख दिया इनकम, ठीक है। इनकी मासिक आय का अनुपात मुझे गिवन है 4:3। इत्मीनान से धीरे धीरे ना क्वेश्चन को थोड़ा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अब बोलता है उनके मासिक व्यय का अनुपात, व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर, उसका अनुपात कितना है 3:2। 3:2। तो बता रहा है वो कि यदि प्रत्येक 6,000 रुपए प्रति माह बचाता है, इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹6,000, आपसे पूछ रहे कि ए की मासिक आय कितनी होगी। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, थोड़ा इत्मीनान से समझना। मुझे ना रिलेशन क्या पता है, मुझे रिलेशन पता है कि इनकम इज इक्वल टू होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब कि आय बराबर होता है खर्च धन बचत। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बचत बराबर बोल सकता हूं सेविंग इज इक्वल टू बोल सकता हूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मैं सेविंग इज इक्वल टू बोल सकता हूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एग्री करते हो इस बात को लेकर? अब थोड़ा सा समझना, जैसे ही मैंने इसे ब्रेक करूंगा तो ये कैसा बनेगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x। ये हमने सीखा है ना, कभी भी अगर रेशियो ब्रेक होता है तो हमेशा एक वेरिएबल लिया जाता है। मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर x, और जब मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 2y। अब अगर मुझे ना a के कंटेक्स्ट में उसकी सेविंग जाननी होगी, मुझे सेविंग ऑफ a जाननी है, तो a की इनकम जो कि 4x है और a का खर्च जो कि 3y है, दोनों को माइनस कर दूंगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं हम लोग, है ना। तो इनकम है इसकी a विच इज 4x और उसका खर्च है 3y, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को a की सेविंग पता चल जाएगी। और वैसे ही अगर मेरे को b की सेविंग निकालनी होगी तो कैसे करेंगे सर आप, b की इनकम में से मैंने b की एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया। देखो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, मेरे को a की सेविंग और b की सेविंग पता चल चुकी है। और मुझे ना उसने क्वेश्चन में बोला है कि हर एक इंसान जो है 6,000 बचा रहा है, मतलब a भी 6,000 बचा रहा है, b भी 6,000 बचा रहा है। इसका मतलब मैं इस वाली लाइन से बोल सकता हूं कि a की सेविंग b की सेविंग के बराबर है। एग्री करते हो आप? a की सेविंग कितनी है मेरे पास 4x माइनस 3y, b की सेविंग कितनी है मेरे पास 3x माइनस 2y। और जैसे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो ये इस तरफ आता है, ये बन जाता है x, ये उस तरफ जाता है, ये बन जाता है y। तो मेरे को रिलेशन मिल गया x बराबर होने वाला है y के। मुझे पता था कि जो a की जो सेविंग है वो है 6,000। जैसे मैं यहाँ पे 6,000 पुट करूंगा और x बराबर y पुट करूंगा तो यहां से मेरे को 4x माइनस 3x मतलब x बराबर मेरे को कैलकुलेट हो जाएगा 6,000। x बराबर आ गया 6,000। क्वेश्चन में उसने पूछा कि a की मासिक आय कितनी होगी, ये है a की मासिक आय 4x, ये है a की मासिक आय 4x, ठीक है। x की वैल्यू आ रही है 6,000, तो 4 इंटू 6,000 जवाब हो जाता मेरा 24,000। आराम से एकदम समय लेकर बताया मैंने, ताकि जो बच्चे लोग मान लिया कि थोड़ा बहुत उनको आइडिया ना हो, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। जिन भी बच्चे का पेपर है उन्होंने यहाँ पर बी टिक किया हुआ है, इसका मतलब उनका सही जवाब आया। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब था बी,
24,000। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के अनुकूल जाते हुए 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब देखो, शांत जल में मेरे को बोल रहा है, शांत जल में बोल रहा है, इसका मतलब कि शांत जल में नाव की चाल मैं मान लेता हूं x होगी, जिसकी वैल्यू मेरे को 15 किलोमीटर पर घंटा गिवन है। धारा की गति y होगी, जिसकी वैल्यू मेरे को 5 किलोमीटर पर घंटा गिवन है। मुझसे दूरी पूछ रहा है। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मुझे निकाल कर देना है, स्पीड धारा के अनुकूल जाते वक्त जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, और टाइम मुझे गिवन है 15 मिनट का, तो उसको मैं 1/4 लिख रहा हूं ताकि वो घंटे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने डाल दी यहां पर 15, ये हो गया 5, इनटू में हो गया 1/4, तो 20/4 मतलब कि जवाब हो जाएगा 5। 20/4 मतलब 5। जिन बच्चे का पेपर है मेरे को ऐसा लग रहा है उन्होंने ए मारा हुआ है, बच्चे ए नहीं होगा, इसका जवाब होगा बी, 5 इसका सही जवाब होगा। देखिए किसी बच्चे को कष्ट है इसमें। मस्त पेपर था, अच्छा पेपर था, मतलब मैं सॉल्व कर रहा था इस वाले को पेपर को बैठकर, मजा आ गया एकदम बनाने में। लगा कि यार ऐसा पेपर बच्चे लोग डिजर्व करते हैं, उनको ये पेपर मिलना चाहिए सॉल्व करने के लिए। और क्या है ना कि पेपर में ना वैसे ही बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है ना पढ़ने के लिए, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, फिर सीजी है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है ना, एक अच्छा डिसेंट लेवल मेंटेन करना चाहिए, ताकि एक प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में भी थोड़ा सा जो बच्चे ने मेहनत की होगी ना, उसको लगना चाहिए कि हाँ रे मैं पढ़ के आया था तो मुझसे बना भी। मतलब होना, इससे ना बच्चों का मोटिवेशन फिर टूटने लगता है, उनका दिल टूटने लगता है कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं और पेपर में कुछ भी पूछ रहा है, तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट हटने लगता है। थोड़ा बहुत पढ़ के वो आए और उन चीज़ों को जब डील करें तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये पेपर ना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा पेपर था। देखो जरा, इतना आंसर समझना। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या में विभाजित होगा? एक मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन इनमें से किससे डिवाइड हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे डील करते हैं जरा देखना, इसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसमें से ये 3 की पावर 25 ना इन सब में अवेलेबल है, उसे मैं बाहर निकालूंगा। ये 3 की पावर 25 इन सब में अवेलेबल है, तो कैसे दिखाई देगा देखना जरा। 3 की पावर 25, अब वो निकाल लिया तो एक बचा होगा। अब 25 वहां पे 26 लिखा हुआ है, 25 छीन चुका हूं तो एक बचेगा ना पावर में, पता चला कैसे लिख रहा हूं मैं। 27 लिखा हुआ है, 25 छीन चुका हूं तो 2 बचेगा ना, मानते हो कि नहीं मानते हो। 28 लिखा हुआ है, 25 छीन चुका हूं तो 3 बचेगा ना। देखो लेन समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, स्वीकार करते हो इस वाली बात को? अब जब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो कैसे दिखाई देगा? 3 की पावर 25, ठीक है, 27 और 3 30, 9 और 1 10, तो हो गया 40। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है कैलकुलेट होकर ऐसा बनाया जा सकता है। अब उससे पूछ रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन किससे डिवाइड होगा? इसको 11 से डिवाइड करने जाओ तो कट पाएगा क्या? नहीं। 16 से डिवाइड करने जाऊंगा। अब बात को समझो, 16 दरअसल कुछ और नहीं होता है, 16 दरअसल होता है 2 की पावर 4। अब इसको जब थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करने बोलोगे ना और थोड़ा फैक्टराइज करने बोलोगे तो वो भी कर दूंगा। ये दरअसल 8 पंचे 40 होता है, मानते हो? और 8 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 और 5 का 5। अब भाई 2 की पावर 4 और यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, कट पाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब बी भी इसका आंसर नहीं है। 25 होता है 5 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 1 ही लिखा हुआ, नहीं कट पाएगा। 30 कट जाएगा। क्यों कटेगा सर? देखो जरा, जैसे ही आप इसको यहाँ पर 30 से डिवाइड करते तो ये 0 इस 0 को उड़ा देता और ये 3 इस वाले 3 को उड़ा देता। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होने वाला था वो होने वाला था डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डी मारा होगा। ओह गॉड, बच्चे ने बी मार दिया है। बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका, हार्ड लक। इसका सही जवाब था डी। देखो जरा, कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? मजा आ रहा है पेपर को सॉल्व करते हुए देखकर? लग रहा है कि हाँ यार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे। और कई कई ना दफ़ा ऐसा फील होता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ना हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करें और वहाँ पर जब बैठे हों और थोड़ा सा कुछ सिली मिस्टेक हो जाए और वहाँ से ना हमको आंसर मैच ना करे, फिर बाद में जब आपको खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे घर आकर तो वो सॉल्व हो जाता है। बहुत चिढ़ आती है उससे और मन करता है पापा जो पेपर है वो फाड़ के फेंक दूँ, ऐसा वाला फील आता है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 81 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे कहता है एक व्यक्ति उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा तो उससे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए खरीदी? एकदम मेरे क्लास का क्वेश्चन था ये, एकदम क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। देखो इसको कैसे डील कर रहा था। मेरे पास ना रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस पी अपॉन 100, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस पी अपॉन 100। एग्री करते हो आप? ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि चलो उसका जो सीपी है वो x रुपया होगा, सॉरी एसपी जो है मतलब जो विक्रय मूल्य है वो x रुपया होगा।
ठीक है। सीपी मुझे पता नहीं है, 1 प्लस, अब जब वो x रुपए पर बेच कर उसको 15% का लाभ हुआ था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15/100। आपको पता चला, इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने सिर्फ नंबर पुट किया। अब बोलता है अगर 6 रुपए ज्यादा पर बेचता, 6 रुपए ज्यादा पर बेचता तो मैं उसको x+6 कर देता, ठीक है। सीपी तो सीपी रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है, तो उसको 18% का लाभ हो जाता। अब मैंने ये एक्सप्रेशन जो 2 लाइनें लिखा हूं ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं। अगर मैं एग्जाम में होता तो ये मैंने 2 लाइनों में यहाँ पर पी की जगह 15 और 18 लिख कर नहीं देखता, मेरे को पता चल जाता कि वहां पर 15 और 18 होगा, मैं दोनों को सिर्फ माइनस करवाता। मैं आपको दिखा सकूं कि देखो मैं माइनस करवाने वाला हूं, जिसकी वजह से मैंने इतना एफर्ट दिया। ये इक्वेशन ए और बी, अब मैं दोनों को माइनस करवाने वाला हूं, ये बी में से ए को माइनस करवाऊंगा। तो जैसे ही बी में से ए को माइनस करूँ तो कैसा सीन बनेगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। x+6 और ये x माइनस हो जाएगा, x+6 में से x माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कैसा बनेगा, cp प्लस 18% ऑन cp, ये वाला लाइन लिखा हुआ है, उसमें माइनस होगा ये वाला लाइन, तो जाएगा cp माइनस 15% ऑन cp। अब ये जो 3 लाइनें जो मैंने बोर्ड पर लिखी ना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखी, मेरे को पेपर में नहीं लिखना पड़ता, मेरे को डायरेक्ट दिखाई देता कि 18 में से 15% माइनस होने वाला है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इससे कैसे बनेगा, ये cp से cp कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा तो कैसे दिखाई देगा, 6 इज इक्वल टू 18 में से 15% माइनस हुआ होगा तो हो जाएगा वो 3% ऑन cp। 3% सॉल्व करता तो पेपर में सीधा लगा कर आता cp बराबर 200। क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन था यार। बच्चे आपने क्या मारा है, 200 मारा है बच्चे ने, बनाया है बच्चे ने, बनाया है, ठीक है बच्चे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो बच्चे बैठे हैं खुश हो रहे हैं, उनका ये सही हो गया लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 पर पहुंचते हैं। 82 पर कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी का व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ये भी मेरे एकदम क्लास का क्वेश्चन है, एकदम निकल कर पेपर में आ गया। इसको मैं एक लाइन में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, 20%, तो 20% हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म निकालते हैं, वो होता है 1/5। अब मैं बोलता हूँ कि एक ऊपर और एक नीचे जा सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कटौती चाहिए, मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिक्रीमेंट चाहिए, तो डिक्रीमेंट चाहिए इसलिए सिर्फ नीचे जाऊंगा। तो 1/5 का नीचे क्या आएगा, 1/5 का नीचे आएगा 1/6। 1/6 दरअसल कितना होता है, 16.66% होता है। ये इसका आंसर था, बात खत्म हो गई, कुछ करने की नीड नहीं थी इसमें बच्चे। इसका बी आंसर था, आपने सी मार दिया है, आई एम सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इसका सही जवाब है बी, ठीक है, ओके। अपन चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 सुनते हैं। वैभव जैन लग रहा है एकदम महसूस कर पा रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव साहू, लिखा हुआ है 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। अब देखो यही चीज का ना ध्यान देना होता है, बच्चे लोग ने ये छोटी छोटी चीज ध्यान नहीं देते। पूछ रहे छोटी, हम लोग जोश जोश में भावुक हो जाते हैं, मार के आ जाते हैं बड़ी। ध्यान देना बच्चे लोग, क्वेश्चन में जो पूछा उसी का जवाब देंगे अपन। अब देखो आपको याद रहना चाहिए, 1/3 दरअसल कितना होता है, 1/3 होता है 33.33%, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 66.66%। आपको याद होना चाहिए। 3/5, 1/5 होता है 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा सर, 3/5 हो जाएगा 60%। आराम से मतलब बन रहा है। 1/9, 1/9 मैं आपको क्लास में याद करवाता हूँ, 11.11% होता है, तो 7/9 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 77.77%। ठीक लग रहा है तुम्हें। 1/13, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए, पेपर में बैठ के कैलकुलेट करने का समय नहीं होता है हमारे पास। 1/13 होता है 7.64%, उसमें 11 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो जैसे मैं 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 77 प्लस में ही जाएगा। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बोलोगे तो कर भी दूंगा, लेकिन 77% प्लस में ही जाएगा। अब मुझसे पूछ रहा है छोटी कौन सी होगी, मुझे दिखाई दे रहा है यार बहुत आराम से, तो कुछ करने की नीड ही नहीं थी एग्जाम में, मतलब एकदम बना के दिया उसने तो मेरे को। 3/5 मेरे को टिक करना है, 3/5 सी आंसर है बच्चे इसका। ए लग गया था आपसे, गड़बड़ हो गया कहीं, इसका आंसर है सी। तुलेश्वर ने मारा है सी, गुड शाबाश। वैभव साहू फोड़ रहे हो आप, गुड शाबाश। हमारे बच्चे समीर ने भी मारा है सी, बढ़िया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 84 पर पहुंचते हैं। क्या कहता है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 है। ये बड़े समय बाद ना एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, मैं ना पेपर देख रहा था, मैं वही ढूंढ रहा था कि यार इन्होंने ज्योमेट्री पूछा है कि नहीं पूछा है। मस्त क्वेश्चन आया एकदम, समरूपता पर, सिमिलैरिटी पर, और ये एकदम मेरी क्लास का क्वेश्चन। आप अगर थोड़ा भी ज्योमेट्री मेरे साथ पढ़े होगे ना, तो मैं ट्रायंगल पढ़ाता हूँ, उसमें सबसे पहले समरूपता, जैसे सर्वांग समता भी बोलते हैं, वो पढ़ाता हूँ। तो इसे एक बहुत आराम से हम लोग डील कर सकते थे। हम लोग इसके लिए फंडा लगाते हैं। फंडा क्या लगाते हैं, समरूप के लिए हम लोग फंडा लगाते हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके लिए नियम है, कोई भी अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, मान लिया दो त्रिभुज है, फॉर एग्जाम्पल आपके सिर्फ देखने के लिए लिख रहा हूँ, ABC, और यहाँ पे मैंने लिख दिया DEF,
मान लिया अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों में ये शर्त पूरी होती है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। मतलब ए बी बटा डी ई बराबर है, ए बी बटा डी ई बराबर है किस चीज के बराबर है सर? उनकी दूसरी भुजा के, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, ये आपको ख्याल होना चाहिए। और एट द सेम टाइम इनका जो क्षेत्रफल होता है, इनका जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं क्षेत्रफल लूंगा, अगर मैं क्षेत्रफल लूंगा तो वो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा, वो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये नियम है, ये नियम आपको पता होना चाहिए, बिना इन सारे कंसेप्ट के पेपर नहीं लेगा आपसे, ये नियम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये नियम है। तो अब मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है 4/9, और मुझसे वो क्या पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो अंडर रूट निकल जाएगा ना, तो 2/3 अंडर रूट बनेगा इसका 4/9 का, 4/9 का अंडर रूट क्या बन जाएगा, 2/3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इस वाले लाइन को तो उसका अंडर रूट ले लिया जाएगा और वो ए बी बटा डी बराबर हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब ए आंसर होना चाहिए था बच्चे इसका, आपने 4:9 मार दिया, गड़बड़ हो गया आपसे। इसका आंसर है ए। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ना, उनके संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बताना था आपको। संगत भुजाएं मतलब कि उसी के करस्पॉन्डिंग, उसको चेंज नहीं करना है। अगर ऊपर एबीसी लिखा है तो सामने ए बी ही रहना चाहिए, यहाँ डी नहीं चला जाएगा। 2/3 इसका सही जवाब था, ए आंसर 84 पर। जिन भी बच्चों ने इसके अलावा कुछ मारा है गड़बड़ हो गया आपसे, क्लास का क्वेश्चन था वो मेरा एकदम। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। ये थोड़ा मस्त हल्का सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, दिख रहा है बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन आपकी विजन हो, अगर आपका नजरिया थोड़ा बेहतर हो और कमांड अच्छी हो अपने सब्जेक्ट को लेकर ना, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, ये 0.01 लिखा हुआ है, 0.001 लिखा हुआ है, 0.3 × 09 लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये ऊपर और नीचे से ये एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर, ये 0.1 है, दिखाई दे रहा है आपको, ये 0.1 है, ये 0.01 है, ये 0.01 है, ये 0.001 है। तो मतलब मैं अगर महसूस करूं तो अगर मैं इसमें से 0.1 को कॉमन निकाल लूं तो कैसा दिखेगा जरा समझना। ये ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी लिखी रहेगी, उसमें मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, उसको वैसे ही छोड़ देता हूं। और नीचे से बस मैं 0.1 को कॉमन निकालूं। तो जैसे ही मैं 0.1 को कॉमन निकालूंगा तो उसका स्क्वायर भी अपने आप बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, 0.1 का स्क्वायर बचेगा। और वैसे ही कॉमन यहाँ से भी तो निकलेगा, तो फिर से वो 0.01 का स्क्वायर बनेगा। ये सिर्फ आपके देखने के लिए लिख रहा हूँ मैं पेपर में होता तो ये सब नहीं लिखता, मैं, मेरे पास समय नहीं होता है सब करने का, ये अभी आपके देखने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं। ठीक है, ये ऐसा सीन बनेगा। और यहाँ पर कंप्लीट लगी हुई है छतरी, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये दोनों अब सेम हो गया और ये कैंसल आउट हो जाता। और जैसे ही वो छतरी हटती तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता, तो सिर्फ 1/0.1 बचता। 1/0.1 कुछ नहीं होगा, वो 10 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए था 10। आपने क्या मारा बच्चे, आपने सी मार दिया, गड़बड़ हो गया आपका। इसका सही जवाब है 10। जिन भी बच्चे का ये पेपर है उनका सही जवाब होगा 10। देखो 1/0.1 होगा ना, नहीं समझ रहे हो अभी भी, कुछ कुछ बच्चे लोग मेरे को सी ही बता रहे, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। ये जो है 0.1 यहां से कॉमन निकलेगा ना, अच्छा ऊपर से निकालना पड़ेगा क्या कॉमन। चलो सुनो जरा, देखो इस वाले केस पर ना, इस वाले केस पर ना ये 0.1 जो है ऊपर से कॉमन निकला है। हाँ करेक्ट पॉइंट है, ऊपर से कॉमन निकला है। तो जैसे ऊपर से कॉमन निकला है, मैंने नीचे लिखा है, जैसे ये ऊपर से कॉमन निकलेगा तो उस वाले सीन पर ऐसा दिखेगा। ये देखो जरा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा, हाँ ये करेक्ट बात है, ऐसा दिखेगा। और ये दोनों कैंसिल होंगे और 0.1 ऊपर बचेगा, तो ये बनेगा 0.1 का स्क्वायर और अंडर रूट, जवाब आ जाएगा 0.1। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सी, 0.1 इसका एकदम सही जवाब है। 0.1 बाहर आएगा ऊपर से, तो 0.1 इसका एकदम सही जवाब बनेगा। ठीक है, आई गेस आप ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला जो सेक्शन है वो हिंदी का है। हिंदी आपसे जो है हमारे जो अमरदीप सर हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं एक बार इंग्लिश डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार फटाफट इंग्लिश देख लेते हैं। चलो जरा फटाक से देखते हैं। हाँ सी कर दिया मैंने उसे, ऐसे एक बार फटाक से इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कह रहा है जरा समझो। इंग्लिश में लिखा हुआ है रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल। ठीक है, रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल, कॉमा सूरजपुर। वो कह रहा है कि रम्या जो है सूरजपुर के भारतीय स्कूल में टीचर है। अब बोल रहा है विच सेंटेंस वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर। पूछ रहा है कि इसमें से जो कौन सा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा।
अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने ना आपसे ना क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ था। इसके लिए आपको एक मस्त वाला नियम लगाना था, जिसको मैं आर्टिकल में पढ़ाता हूँ। दरअसल मैं आपको ना ये नियम पढ़ाता हूँ आर्टिकल वाली क्लास में। वो क्लास मेरी यूट्यूब पर अपलोडेड भी है, आप वहां से जाकर रेफर ले सकते हैं। आर्टिकल वाली क्लास में आपको बताता हूँ कि ये जो द आर्टिकल है ना, ये द आर्टिकल जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे कि भाई द ताजमहल, द सन, द मून, मतलब कहने का ये कि जो यूनिक चीजें हैं उनके पीछे लगाया जाता है। तो द यूनिक चीजों के पीछे लगाया जाता है, वो नियम एकदम सही है, लेकिन उस नियम के आगे की भी दुनिया है। अब दूसरी दुनिया आपको बता रहा हूं। द लगाने का एक और नियम है। द लगाने का नियम यह है कि अगर कोई चीज अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होती है तो उसके लिए हम लोग द यूज नहीं करते। आगे बात समझ में? अगर कोई चीज अपने अगर प्राइमरी यूज पर्पस के लिए यूज होती है तो उसके लिए द यूज नहीं किया जाता। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं तब आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल है शी met me at, she met me at। अब यहां पे डैश है और फिर लिखा हुआ है टेम्पल। अब ऐसा लिखा हुआ है, सीन है आपको समझ में? कंफर्टेबल है? अब इस वाले सेंटेंस को आप समझो। इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है शी मेट मी एट डैश टेम्पल। अब टेम्पल दरअसल है मतलब होता है मंदिर। तो मंदिर क्यों खोले गए? मंदिर खोले गए हैं ताकि वहां हम जाए, भगवान से जो है प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें और मन पवित्र हो। लेकिन ये क्यों जा रही है वहां पर? ये जा रही है मिलने के लिए। होता है ना, मंदिर के बहाने निकलते हैं हम लोग। तो ये मैडम वहां जा रही है मंदिर में मिलने के लिए। ये सही कर रही है क्या वो? ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। तो टेम्पल खोलने का पर्पस ये नहीं था कि वहां आकर वो मिल सके हमसे। बेसिकली वो खोलने का पर्पस ये था कि आप आओ पूजा करो। तो प्राइमरी पर्पस क्या था? पूजा करने का। लेकिन पूजा पूजा नहीं कर रही है, आकर मिल रही है, तो ये सेकेंडरी पर्पस से आ रही है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट नियम था। ये आप अगर समझ गए तो समझो आपका इंग्लिश अच्छे लेवल पर है। यहाँ पर द लगेगा, यहाँ पर द लगेगा। यहाँ पर द क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो टेम्पल है ना, ये अपने प्राइमरी पर्पस से यहाँ पर यूज नहीं हुआ। तो जब भी प्राइमरी पर्पस में यूज होता है तब द नहीं लगाते हैं, ये नियम है। ठीक है, तो ये प्राइमरी पर्पस से यूज नहीं हुआ तो मैंने द लगा दिया। ठीक, अब जरा चीज को समझो। यहां पर लिखा हुआ है रम्या इज अ टीचर। अब भैया वो टीचर है और अगर स्कूल जा रही है डेली तो ऑब्वियसली वो पढ़ाने के लिए जाएगी ना। तो टीचर है और हर रोज स्कूल जा रही है, इसका मतलब पढ़ाने के लिए जाए, तो स्कूल खोलने का प्राइमरी पर्पस सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे द नहीं लगना चाहिए था। ये सेंटेंस गलत है, इन्होंने बी मारा हुआ है जो कि सही नहीं है। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? यहां पर द स्कूल नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो स्कूल है ना वो अपने प्राइमरी पर्पस से खोला गया है, जो कि पढ़ाने के लिए खोला गया, और वो टीचर डेली स्कूल जा रही है, ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए ही जा रही होंगी। सीना है आपको समझ में? तो अगर यहाँ पे टीचर वर्ड नहीं लिखा रहता और एवरीडे नहीं लिखा तो शायद मैं द के बारे में सोचता। लेकिन टीचर है और हर रोज स्कूल जा रही है तो पढ़ाने के लिए जा रही है, अपने प्राइमरी पर्पस से जा रही है। प्राइमरी पर्पस होता है तो द नहीं लगाते। बी इसका जवाब नहीं होगा। कहता है शी गोज टू अ स्कूल एवरीडे। अब देखो, अ स्कूल की भी हालांकि इतनी नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कोई स्कूल नहीं जा रही है। अ यहां पर दरअसल कोई का सेंस लेकर आता। मतलब ये कि भाई जब वो बता रहा है कि वो सूरजपुर स्कूल में है तो और कौन सा कोई स्कूल तुम उसको बनाना चाहते हो? नहीं है सही। शी गोज टू वन स्कूल एवरी डे, मतलब वो एक स्कूल में जाती है हर रोज। मैं ऐसे बोलता हूँ क्या? रम्या जो है स्कूल की टीचर है और वो एक स्कूल में जाती है हर रोज। ये ऐसे बोलता हूँ क्या मैं सिर्फ ए बोलता हूँ, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, बस। तो जिन बच्चों ने इसका ए मारा होगा सही मारा होगा। ये बहुत लाजवाब कंसेप्ट था। अगर ये मैंने एक ही एग्जांपल लिया, किसी बच्चों का ये कंसेप्ट जो है क्लियर ना हुआ हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश में आर्टिकल के वीडियोस अपलोडेड है, वहां जाकर देखिए। ये कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। 97 पर कहता है ही लीव्स डैश कैंपस। अब अप्लाई द करेक्ट प्रिपोजिशन। ये ना 100% गलत करने वाला क्वेश्चन है बच्चों का। ठीक है, ये एकदम 100% गलत करने वाला क्वेश्चन है। कैसे? क्या कहता है जरा समझना। हम लोग ना सामान्य रूप से इसमें टिक करते हैं ही लिव्स इन कैंपस। बच्चे ने इन भी मारा है जो कि 100% गलत है। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर इन मारा है वो एकदम गलत मारा है। अब उसका रीजन क्या है दरअसल समझना। रीजन ये है कि ना जब हम लोग ना किसी बाउंड्री के बीच में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई लिव ऑन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो मैं ना किसी बाउंड्री के अंदर में रहता हूं जिसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें हो सकती हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं ऑन। ही लीव्स ऑन कैंपस। कैंपस कहने का अर्थ जैसे आप कहते हो कि भाई ये मेरे कॉलेज का कैंपस है, और कॉलेज के कैंपस में अलग अलग बिल्डिंगें होती है।
आपका क्लासरूम है, आपकी लाइब्रेरी है, पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो जब भी आप किसी बाउंड्री के अंदर में रहते हैं तो प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाता है। आई गेस आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 कहता है इधर ही और आई डैश गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। ये भी मस्त क्वेश्चन था एकदम। आपको नियम पता होना चाहिए। नियम ये होता है कि जब भी हम लोग ईदर और या नीदर नॉर या एज वेल एज, इन सारे टर्म्स का जब भी यूज करते हैं तो जब भी आप वर्ब लगाएंगे हमेशा नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगाएंगे। पॉइंट है आपको समझ में? इधर और, नीदर नॉर, एज वेल एज, ये सब जब आप यूज करेंगे तो हमेशा आप नियरेस्ट प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से यूज करेंगे। तो ब्लैंक के पास नियरेस्ट कौन है? ही नियरेस्ट है कि आई नियरेस्ट है? तो नियरेस्ट है आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एम। एम इसका सही जवाब होने वाला था। बच्चों ने विल भी लगाया, विल भी सही नहीं होगा, एम होगा। एम इसका सही जवाब है। मनोज साहू बोलते हैं ए होगा, नहीं बच्चे मनोज, वो नियरेस्ट के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, इसलिए एम लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? 99 कहता है गणेश आपको ये बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं कुछ सेंटेंस है मेरे पास लिखे, उसको एक बार पढ़ देता हूँ। कहता है गणेश हैंग्ड द कैलेंडर। वो क्या करते हैं हम लोग? दीवार पर कैलेंडर टांग देते हैं ना। फिर लिखा हुआ है गणेश हंग द कैलेंडर। फिर लिखा हुआ है द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, मतलब वो जो होता है ना फांसी पर लटकाने वाला। एग्जीक्यूशनर मतलब जो चीज को खत्म करता है, और कंडेम्ड मतलब जो दोषी होता है, तो दोषी को फांसी पर लटका दिया, वो कहना चाहता है। एंड एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड, मतलब उसने क्या किया? दोषी को फांसी पर लटका दिया। तो मैं ये इस चीज से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर ना दरअसल ना सिमिलर टाइप के दो सेंटेंस है। आप अगर गौर करो, गणेश गणेश, एग्जीक्यूशनर, सिमिलर टाइप के दो सेंटेंस। समझना, एकदम मस्त कंसेप्ट देने वाला हूँ आपको मैं। बस उसने ना वर्ब यूज करने में फर्क किया हुआ है। हैंग्ड, हंग्ड, हैंग्ड या हंग, और फिर हंग या हैंग्ड। अब ये भी क्वेश्चन मेरे क्लास का क्वेश्चन है। आप अगर रेगुलर क्लास में अगर वर्ब पढ़े होगे ना मेरे से, तो बस मैं इस वाले वर्ब को स्पेशली बताता हूँ। ये दो तरह की चीजें होती है, एक होता है हैंग और एक होता है हैंग। अब इसके ना अलग अलग फॉर्म बनते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म है हंग, थर्ड फॉर्म है हंग। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। यहां पर है हैंग्ड और यहां पर है हैंग्ड। अब दरअसल आप इस वाली चीज को समझना। अब ये फर्क पड़ता है इस बात से कि आप उसको किस सेंस में लेना चाहते हो। अगर आप उसको सेंस ले रहे हो, अगर आप उसको सेंस ले रहे हो लटकाने का, अगर आप उसको सेंस ले रहे हो लटकाने का, तो आप हंग हंग यूज करोगे। जैसे आप क्या करते हो घर पर जो बनाते हैं ना अपन, किलिया बोलते हैं उसको, उससे आप कपड़े लटकाते हो, तो हंग। लेकिन अगर उसको फांसी पर लटका दिए तो उसके लिए यूज करते हैं हैंग्ड। ये थ्योरी आपको ख्याल होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस वाली थ्योरी पर क्या करूंगा, सेंटेंस को चुनने की कोशिश करूंगा। अगर ये थ्योरी मुझे पता होगी तो फिर मैं टर्म्स यूज कर लूंगा। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। जैसे मैंने देखा इसे, क्या कहता है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गणेश ने कैलेंडर को लटकाया है। लटकाने के लिए क्या वर्ड यूज होगा? हंग। लटकाने के लिए हंग यूज होगा, मतलब सेकंड वाला सही था। एग्जीक्यूशनर ने दोषी को फांसी पर चढ़ाया है। फांसी पर चढ़ाना है तो हैंग्ड यूज करूंगा। हैंग्ड यूज करूंगा मतलब यूज करूंगा हैंग्ड, मतलब ये सही होगा। तो सेकंड और फोर्थ सही होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब एकदम। सेकंड और फोर्थ, बच्चे ने बी मारा था, गड़बड़ हो गया। सेकंड और फोर्थ जिन्होंने मारा एकदम सही मारा है। क्लासरूम का मेरा एकदम क्वेश्चन था। अगर आपने क्लासेस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता तो ये आपसे बिल्कुल सॉल्व होता था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। 100 पर कहता है कि अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज द फीस his her admission would not be confirmed। ये हम लोग जानते हैं कि until जो है बेसिकली टाइम को बताता है, और unless जो है बेसिकली इफ कंडीशन को बताता है। तो उसने बोल रहा था कि क्या किसको डिनोट करता है, तो until टाइम को डिनोट करता है, unless कंडीशन को डिनोट करता है। बच्चे ने बी मारा था, बी एकदम उसका सही जवाब है। बच्चे बी एकदम, बच्चे आपका बी एकदम सही जवाब है। गुड, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते। ये पूरी तरह से एकदम क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो पूरा का पूरा मतलब मैं देख रहा हूं कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश खत्म हो चुका है। साइंस के 3 क्वेश्चन है मेरे पास। फटाफट आपको साइंस के 3 क्वेश्चन बता देता हूं, फिर उसके बाद अमरदीप सर और शिवम सर आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुरंत आपके लिए सीजीजी के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तो फटाक से देखते हैं, जल्दी से हम लोग देख रहे हैं साइंस का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है साइंस के, फटाफट एक बार निपटा देते हैं इसको। साइंस का जो पहला क्वेश्चन था वो है, ये पूरा पेपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। साइंस का पहले एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 पर कहता है विषाणु माने जाते हैं। विषाणु इसमें से क्या माने जाते हैं, आपसे पूछ रहा था। सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की ट्रोनोलॉजी, या फिर सजीव जो गुणन शक्ति को खो चुके हैं। देखो जरा, जो विषाणु होते हैं ना, वो विषाणु बेसिकली जैसे सामान्य रूप से अगर रहे वातावरण में तो निर्जीव रहते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, बॉडी के अंदर आ जाए, तब उनमें ना गुणन क्षमता आ जाती है, तब उनका रिप्रोड्यूसिव सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे वो निर्जीव है, लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस बॉडी के अंदर आ जा रहा था, तब उसके लोगों की चीजें जो है, मतलब जो लोग हैं बहुत तेजी से बीमार होने लग रहे थे। तो जब वो बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसका रिप्रोड्यूसिव सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है और अचानक से सजीव हो चुका होता है। तो क्योंकि वैसे सामान्य वातावरण में वो निर्जीव है, लेकिन जब अंदर आ जाता है तो वो रिप्रोड्यूसिव सिस्टम काम होने का वो सजीव बन जाता है। तो इस वजह से वो सजीव और निर्जीव के बीच की ट्रांजैक्शनल ग्रुप है। तो इसका आंसर होगा सी। वायरस को हमने सजीव और निर्जीव के बीच रखा हुआ है, सही जवाब होता सी। ठीक है, पहला साइंस का क्वेश्चन हमने देख लिया। अगला साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है अगले साइंस के क्वेश्चन में। ये रहा वो क्वेश्चन, लिखा हुआ है इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो गैस है उसको भारत सरकार ने प्रदूषण निवारण के लिए उत्सर्जित करने को मना किया हुआ है, उसको बाहर निकालने से मना किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ जाएगी तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप जानते ही हो, जो बच्चे लोग स्मोक करते हैं उनको बहुत तेज खांसी आती है, वो सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ भी आता है कि स्मोक किल्स यू, है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, वही बहुत तेजी से डैमेज होने लगता है। तो इन तीनों ही गैसेस को भारत सरकार ने मना करके रखा हुआ है कि आप इसे उत्सर्जित नहीं करेंगे, इस पर आपको रोक करनी है। और इसका सही जवाब होता ऊपर के सभी, ऊपर के सभी एकदम इसका सही जवाब है। ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही बैठा था, सर के साथ डिस्कस कर रहा था, तो सर कह भी रहे थे जिन जिन क्वेश्चन में ऊपर के सभी है, अगर ऑप्शन है तो वही आंसर भी हो गया है। तो ये हमारे सर की खोज है, वो अभी आपसे डिस्कस करेंगे। कहते हैं से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अब केंद्रीय बल लगता है। दरअसल क्या होता है कि जब ये डेयरी फार्म वगैरह में फैक्ट्री से वो यूज़ करते हैं, क्या होता है जब मशीन तेजी से घूमती है ना, तो बाहर की तरफ वो जब वो फेंकता है दूध को, तो ऊपर की तरफ जो बिना दूध वाला हिस्सा जो होता है वो मलाई बनकर ऊपर की तरफ आ जाता है, और उसे चम्मच के थ्रू या अपने किसी बर्तन के थ्रू, हाँ कई कई लोग इसे जीभ से भी निकाल लेते हैं, अलग कर दिया जाता है। तो इसका जवाब है अब केंद्रीय बल। आंसर होना चाहिए था ए, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। क्वेश्चन 1 का आंसर था ए। तो ये रहे वो 4 सेक्शन जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किए। 5 कर लिए क्या? एक मैंने आप बच्चों से कंप्यूटर डिस्कस किया है ना, फिर मैथ्स, रीजनिंग, और मैंने आपसे उसका डिस्कस किया था इंग्लिश, और अभी मैंने साइंस डिस्कस कर लिया। अब बारी है सीजी की तरफ चलने की। तो सीजी का जितना भी कंटेंट है अमरदीप सर आपसे डिस्कस करेंगे। आप बच्चों के साथ पढ़ाई करके बहुत मजा आया। आने वाले कंटेंट पर आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, डिटेल में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे डिस्कस किया जा रहा है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। अभी आपसे अमरदीप सर मिलेंगे, आप इसी वीडियो सेशन में बने रहेंगे। थैंक यू। सभी को गुड आफ्टरनून। अभी हम जो यहाँ पर कवर करेंगे, सबसे पहले हम इंडियन जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक सेक्शन, सीजी सेक्शन, और साथ ही साथ आपका जो हिंदी का सेक्शन है उसके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है राष्ट्रपति के पास 3 तरीके की वीटो शक्ति होती है। एक होता है अत्यांतिक वीटो, एक होता है निषेधाधिकार वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो जो आपका एक ही निषेधाधिकार वीटो जो है, उसी में राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी चीजों को या कोई भी विधेयक उसके पास आया रहता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है। और पुनर्विचार के लिए अगर कोई भी विधेयक लौटाया जाता है और अगर उसको संसद दोबारा साधारण बहुमत से भी पारित कर देती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, साधारण बहुमत। यानी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को अगर
जो एक ही वीटो है निषेधाधिकार वीटो, जिसमें पुनर्विचार के लिए कोई भी चीज लौटाई जाती है, अगर संसद उसको साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर मारा है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए कई बच्चे यहां पर जैसे आंसर दिख रहा है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत जब लगता है वो संविधान संशोधन के लिए लगता है, और संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, इसलिए 2/3 तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या है? साधारण बहुमत। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए करेंट का शुभम सर बताएंगे, जो मेरा पार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो क्या कि वह किसके बराबर होता है? तो देखिए सभी को पता है प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस आपका ब्याज भुगतान। यानी राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा आता है। तो इसमें पूछ रहा है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर ले, यानी प्राथमिक घाटे में अगर ब्याज भुगतान को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? राजकोषीय घाटा मिलेगा। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी मारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? यानी कैग और जो आपके जज होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें बोला है नियुक्ति, वेतन, पदच्युति या कार्यकाल। तो देखिए नियुक्ति आपको पता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या कैग हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। दोनों के वेतन भत्ते आपको अनुसूचियों में बताई गई हैं। पदच्युति दोनों को ही संसद की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति बाद में हटाएगा, लेकिन संसद में इनकी प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया के माध्यम से ही इसको हटा सकते हैं। और कार्यकाल बोला है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, वहां पर आपको 65 वर्ष की आयु होती कि वो जज जो है वो 65 वर्ष की आयु तक ही बने रहेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक ही बने रहते हैं। जबकि अगर आप कैग का देखेंगे तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या तो 65 वर्ष की आयु होगी। लेकिन जो जज की आयु होती है वो आपका 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है, लेकिन उसका कार्यकाल 6 वर्ष ऐसा नहीं होता। वो आपका बस उसकी जज बनने की भी कोई उम्र नहीं होती कि इतनी उम्र में वो जज बनेगा, और बस रिटायर की उम्र होती है 65 साल। लेकिन उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष नहीं होता, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं होता, बस उसमें 65 वर्ष की आयु तक का होता है। इसलिए आपका कार्यकाल मैच नहीं होगा। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है यहां पर, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमलित नहीं है पूछा है। यानी कौन सा सुमलित नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित करते हैं। राज्य विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं। तो कौन सा सुमलित नहीं है? राज्यसभा का सभापति सुमलित नहीं है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसमें मैच नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पर, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। यानी कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी? नहीं, इसकी स्थापना 1935 में हुई है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है? नहीं, ये बैंकों का हेड होता है, बैंकों का बैंक होता है, ये नॉर्मल बैंकिंग व्यवसाय नहीं करता। या 1 रुपए के सिक्कों का निर्गम एजेंसी नहीं, 1 रुपए के सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य कथन है। चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यह वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देते कहलाता है। तो देखिए, चाहे आप रेपो रेट की बात करें, चाहे बैंक रेट की बात करें या रिवर्स रेपो रेट की बात करें, ये तीनों ही जो रिजर्व बैंक या नॉर्मल बैंक होते हैं उनके ऋण लेने से रिलेटेड है। यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट जो है वो बैंक या तो आरबीआई बैंकों को ऋण दे रहा है या बैंक आरबीआई के पास पैसे रख रहे हैं, तो ये तीनों उसी से रिलेटेड है। जबकि जो बेस रेट होता है, बेस रेट होता है जिसके नीचे जाकर या बेस से टूस रेट को बोलते हैं, जिस रेट में या जिस ब्याज दर पर आपका कोई भी व्यवसायिक बैंक होता है आपको ऋण प्रोवाइड करता है, इससे नीचे कोई भी व्यवसायिक बैंक आपको ऋण नहीं दे सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेस दर। बाकी ये तीनों जो है ये आरबीआई और व्यवसायिक बैंक आपस में जो ऋण का लेन देन करते हैं ये उससे रिलेटेड है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? यानी राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक कब कब होती है? तो राज्य विधानमंडल जब विधानसभा का नया चुनाव होता है तब उन दोनों की साथ में बैठक होती है और राज्यपाल उनको संबोधित करता है। और हर वित्तीय वर्ष के जो पहला बैठक होती है उसमें दोनों को संबोधित करता है। बाकी दोनों का किसी विधेयक में प्रॉब्लम है तो कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। संसद की संयुक्त बैठक होती, विधानमंडल की संयुक्त बैठक नहीं होती। तो विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन में संयुक्त बैठक होती है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर संयुक्त बैठक होती है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदन में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए संयुक्त बैठक विधानमंडल में नहीं होती। किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद हो तो कभी नहीं होती। ये दोनों चीजें संसद में होती है, विधानमंडल में नहीं होती। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया बिल्कुल सही है। बाकी ये 3 और 4 वाला जो पॉइंट है ये याद रखिएगा, ये संसद के केस में होता है, विधानमंडल के केस में नहीं होता। क्योंकि विधानमंडल के केस में विधानसभा के पास पावर विधान परिषद की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए विधानमंडल में ये केस नहीं होता। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? संतुलित बजट का मतलब होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट उसको बोलते हैं जब सरकार की जो भी बजट में आय और व्यय दोनों बराबर हो जाता है तो उस स्थिति को संतुलित बजट कहा जाता है। तो यहां पर जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होता है तो इसी को संतुलित बजट कहा जाता है। अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, तो अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य होता है तो उसे जीरो बजट कहा जाता है, ना कि संतुलित बजट कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है, यानी कथन एक सही है। तो जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो मुंडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है। तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया तो क्या होगा? देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्य दो तरीके से अयोग्यता होती है। एक होती है नॉर्मल अयोग्यता और एक होती है दल बदल कानून के तहत अयोग्यता। तो जो नॉर्मल अयोग्यता होती है उस पर निर्णय का काम किसका होता है? राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय लेगा। जबकि दल बदल कानून के तहत जो निर्योग्यता आती है उसका निर्णय कौन लेता है? वो आपके विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। तो यहां पर आपको दल बदल कानून के तहत नहीं पूछ रहा है, यहां पर आपको दल बदल कानून के तहत नहीं पूछ रहा है। यहां पर बोल रहा है यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया तो क्या होगा? राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। लेकिन अगर यहीं पर होता दल बदल कानून के तहत तो इसका आंसर आपका ए हो जाता। लेकिन यहां दल बदल कानून के तहत नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल निर्योग्यता या अयोग्यता के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहां पर आपका इंडिया वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सीजी का जो जो चीज मेरा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए ये देख लेते हैं 39।
क्वेश्चन नंबर 39, बाकी क्वेश्चन अभी शुभम सर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य से होती है? तो ग्राम सभा में गणपूर्ति आपके 1/10 होती है, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। 1/10 गणपूर्ति होती है जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। यहां पर पूछा कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 1/10, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 सदस्यों से होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था। तो यानी नक्सलबाड़ी जब आंदोलन हुआ था तो चीनी मीडिया ने उस आंदोलन को किस नाम से बुलाया था? वसंत ठंडर के नाम से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चीनी मीडिया ने इस आंदोलन को वसंत ठंडर के नाम से बुलाया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, लिंगागिरी का विद्रोह नागुल दोरला नहीं, लिंगागिरी का विद्रोह आता है धुरवा राव। लिंगागिरी का विद्रोह आता है धुरवा राव। और आगे देखिए, मुरिया विद्रोह झाड़ासीरा बिल्कुल सुमलित है। तो कौन सा सुमलित नहीं है? तीसरा पॉइंट सुमलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला है छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है। यानी कौन से लोक नृत्य को लोक बैले के नाम से जानते हैं? पंडवानी को लोक बैले के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की वीर गाथा पंडवानी की गाथा जो महाभारत पर आधारित है, इसमें पंडवानी को लोक बैले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये शुभम सर बताएंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए अगला है, सलवा जुड़ुम किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? अगला क्वेश्चन है यहां पर, सलवा जुड़ुम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2001, 1998, 2003। यहां पर तीनों ही गलत है। सलवा जुड़ुम की स्टार्ट 2005 में हुआ था, महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़ुम की स्टार्ट की थी। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? सलवा जुड़ुम की शुरुआत इनमें से कोई नहीं, 2005 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? आपके शिव कुमार डहरिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया। आगे देखते हैं, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? सुबह की तलाश जो उपन्यास है, ये नरेंद्र देव वर्मा की रचना है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, सुबह की तलाश उन्हीं की रचना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित था? तो नक्सलवाद मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तीनों की विचारधारा से प्रभावित था। यानी नक्सलवाद मार्क्स की विचारधारा भी, लेनिन की भी और माओ त्से की भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नक्सलवाद ये तीनों की ही विचारधाराओं से प्रभावित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है यहां पर कि छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ में शासन नहीं किया? तो आपको पता है तुम्बाड़ में शासन कौन कौन किया है? कलिंग राज ने किया है, फिर उसके बाद कमल राज ने किया है, कमल राज ने भी किया है, फिर उसके बाद आते हैं रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम जो रहते हैं वो तुम्बाड़ में थोड़े दिन शासन करते हैं और उसके बाद वो अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भी तुम्बाड़ में शासन किया। तो किसने शासन नहीं किया है? पृथ्वीदेव प्रथम, क्योंकि रत्नदेव प्रथम ने ही राजधानी रतनपुर ले गए थे, इसलिए जो पृथ्वीदेव प्रथम है वो तुम्बाड़ में शासन नहीं किए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर है छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। तो यहां पर देखिए, अगर आप यहां पे पूछा छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, तो सीमावर्ती में अगर मैं देखूं तो उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती, उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, लेकिन तमिलनाडु जो है वो छत्तीसगढ़ से उससे सीमा ही नहीं जुड़ती। तो छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्य तो तमिलनाडु वैसे ही नहीं हुआ। और तमिलनाडु में आप देखेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश भी नक्सल प्रभावित है, महाराष्ट्र भी, उड़ीसा भी। तमिलनाडु में भी थोड़े बहुत नक्सल प्रभावित है, लेकिन क्योंकि तमिलनाडु की सीमा हमारे क्षेत्र से नहीं लगती, तो यहां पर क्या बोले? छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य। तो तमिलनाडु की सीमा तो हमसे वैसे ही नहीं जुड़ती, तो आप इसका आंसर ऑप्शन डी दे सकते हैं।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। चलिए यूपी भी है भाई, यूपी में भी नक्सल है, जहां पे हमारी बलरामपुर से सीमा लगती है वो पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? कुरुख क्या है आपको पता है? उराव जनजाति की बोली को कुरुख कहा जाता है। उराव जनजाति की बोली को कुरुख कहा जाता है। यानी यहां पर आपसे पूछना चाह रहा है कि इनमें से उराव जनजाति का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांदर भी है, करताल भी है, नगाड़ा भी है। डी, ऊपर के सभी तीनों ही आपका उराव जनजाति के वाद्य यंत्र है। मांदर, करताल, नगाड़ा तीनों ही उराव जनजाति के वाद्य यंत्र आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है यहां पर, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख है। तो याद रखिएगा रामचंद्र देशमुख का संबंध किससे? छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है यहां पर, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी व मंडी है? तो आंसर है बी। आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ ये पहले पूछा क्या है, विपणन कितनी कृषि उपज उप मंडी और मंडी है। तो इसमें जो है आपका मंडी जो है 69 है, उल्टा है इसका। ये आपका आंसर ए है। ए है इसका आंसर, उल्टा है। ये क्वेश्चन उल्टा पूछा है यहाँ पर। कृषि उपज मंडी जो है वो आपका जो है 69 और 118 उप मंडी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ए उल्टा पूछा है वहां पर क्वेश्चन, तो ए है। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि नहीं? संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। कहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां पर? चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ जाति समूह कुरुख में, छत्तीसगढ़ जाति समूह कुरुख में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? कुजूर देखिए एक प्रकार का पेड़ है। पेड़ जो भी कौन सा है? औषधि पौधा। औषधि पौधा कहीं पर मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसे फलों का पौधा या बेल का पौधा भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं कि सी होगा या ए होगा। मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है इसका सी होना चाहिए। बाकी इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूं, ए भी हो सकता है जहां तक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए यहां पे छत्तीसगढ़ का हो गया। अब हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं। हिंदी का सेक्शन थोड़ा सा मिला लेते हैं। चलिए हिंदी का देख लेते हैं। क्वेश्चन हिंदी से अपन मिला लेते हैं। क्या है? उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द उत्सुकता होता है। उत्कंठा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उत्सुकता होता है। आगे देखिए, भरसक इनमें से कौन सा समास है? तो भरसक में अगर आप भरसक भर वर्ड देखेंगे तो ये एक अव्यय होता है। तो अव्यय जो होता है हमेशा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो भरसक क्या है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि भर जो होता है एक अव्यय होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बन सकता है अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न शब्द में शुद्ध रूप क्या है? तो प्रामाणिक कैसे लिखा जाता है? प्रामाणिक इस तरीके से प्रामाणिक लिखा जाता है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शुद्ध रूप है? ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, प्रामाणिक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है यहां पर, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु से उच्चारण होता है। ऑप्शन बी है। आप बोल के खुद देख सकते हैं, ये तालु से उच्चारण होता है। ज, झ, इया जो भी है तालु से उच्चारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं इधर, कान लगाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान लगाना क्या है? ध्यान से सुनना जो भी है। अगर आप कान लगाना बोलते हैं तो यानी किसी भी चीज को ध्यान से सुनते हैं। यानी यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कान लगाना यानी ध्यान से सुनना। कोई भी चीज चल रही है उसमें कान लगाते हैं, ध्यान से सुनना। आगे देखिए, 49 का तत्सम रूप क्या है? तो 49 का तत्सम रूप होता है 49। याद रखिएगा 49 का तत्सम रूप होता है 49। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है,
कंद मूल फल में कौन सा समास है? देखिए कंद मूल फल जो है एक नॉर्मल देखा अगर हम देखेंगे तो ये द्वंद्व समास है, लेकिन यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर आपको द्वंद्व समास के प्रकार लिख कर दिए हुए हैं। यहां पर आपको द्वंद्व समास के अब एक प्रकार से देखिए प्रकार लिख कर दिए हैं, तो द्वंद्व समास नॉर्मल आंसर नहीं हो सकता। द्वंद्व समास एक आंसर तो है, यहां पर द्वंद्व समास आंसर है, लेकिन यहां पर क्योंकि द्वंद्व समास के प्रकार लिख कर दिया है तो उस प्रकार में से कौन सा समास है? इतरेत्तर द्वंद्व। जब हम किसी द्वंद्व समास तब होता है जब हम उसके बीच में और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर कंद और मूल और फल, तो यहां पर जो है ये इतरेत्तर द्वंद्व होता है जब उसमें हम और या शब्द का प्रयोग करते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व। तो यहां पर आपका ऑप्शन है सी। द्वंद्व समास का तब आंसर होता जब आपका ये प्रकार नहीं पूछा होता द्विगु समास लिख कर देता, अव्ययी भाव समास लिख कर देता, कर्मधारय लिख कर देता, तब आप द्वंद्व समास ले लेते, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर द्वंद्व के अंतर्गत उसके टाइप को पूछा है तो बेहतर आंसर यहां पर इतरेत्तर द्वंद्व है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है पानी फेर देना। जैसे आप कहीं पर जाने का प्लान बनाए रहते हैं लेकिन आपका प्लान जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो आप क्या बोलते हो? यार पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। तो यहां पर पानी फेर देना यानी बिगाड़ देना। पानी फेर देना यानी जो आपका कोई भी प्लान बना तो उसमें पानी फेर दिया यानी बिगाड़ दिए, तो इसका आंसर क्या होगा? पानी फेर देना यानी ऑप्शन बी, बिगाड़ देना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है यहां पर आसान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आसान, आसान का क्या होता है? मुश्किल। सरल का क्या होता है? कठिन। आसान का क्या होता है? मुश्किल। यानी यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आसान का कठिन होता है, आसान का मुश्किल होता है, सरल का कठिन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अधिक समय तक जीना यानी जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, ठीक है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहां पर जो भी मेरा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ का भी बेसिक पार्ट मैंने बता दिया, केवल ज्योग्राफी का पार्ट छूटा है, हिंदी भी मैंने करवा दिया। तो अब यहां पर आपको शुभम सर जो है वो आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको शुभम सर बताएंगे, जो इंडियन जीएस का बचा और सीजी का जो करंट का भी पार्ट है वो शुभम सर अब आपसे डील करेंगे। तो भाई आप लगभग 392 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो भाई आपके लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब शुभम सर को मैं बुला रहा हूँ, बाकी पार्ट अब शुभम सर आपसे डील करेंगे। चलिए। नमस्कार आप सभी को। चलिए जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का पार्ट और इंडियन हिस्ट्री, ये 3 पार्ट जो आपका बचा हुआ है वो देख लेते हैं आप लोग। और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन। FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तीसरा, दूसरा, चौथा? इसका आंसर है चौथा। और इसी में अगर कहीं बोलता कि भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान क्या है तो ये 6th है, ठीक है। महिला हॉकी टीम का स्थान 6th है और पुरुष हॉकी टीम का 4th नंबर है, ठीक। चलिए तो इसका आंसर आ जाएगा सी। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहां हैं? ब्राजील और भारत, जापान और भारत, चीन और भारत, और ब्राजील और चीन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, चीन और भारत। देखिए आप सब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो है चीन बहुत आगे है, तो वहां बहुत बड़े बांधों का लगभग 57% जो है ना वो चीन में है। चीन और भारत दोनों का संयुक्त रूप से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो सी लगाए हैं उनका आंसर सही है। आगे देखें, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? यहां बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं है को मिस कर देते हैं। आप लोग, मैं पहले भी आप लोग को बताया हूं कि यहां पर नहीं है में यहां ऐसा टिक कर लिया करो। तो नहीं है में ऐसा एक बार मार्क कर लिए रहोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बोल रहा है? जमुनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा सही है, दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन सही है, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर सही है,
बाल गंगाधर सत्यशोधक सभा यानी सत्यशोधक समाज की बात कर रहा है, मैं पढ़ाया हूं इसको। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये आंसर जो है डी, बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। तो आंसर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी याद रखना। ये ज्योतिबा फुले जो थे वो माली जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से संबंधित थे? माली जाति से संबंधित थे। और गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो थी, सावित्रीबाई फुले ने पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, सावित्रीबाई फुले ने। ये 2 3 4 क्वेश्चन भी आपको कई सारे पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्वर चेक करिए, कोई दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ चलो, चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो यहां पर है बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। स्वदेशी आंदोलन, देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1906 में चालू किया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसमें बेसिकली जो विदेशी सामान है ना, विदेशी कपड़ा है और जो भी विदेशी वस्तु है, ब्रिटिश वस्तु है ना, जो उनके द्वारा उत्पादित की जाती है, उनका रेवेन्यू उनको जाता है, उसके विरोध में यहां पर स्वदेशी आंदोलन, मतलब खुद के देश में जो कपड़ा उत्पादित हो रहा है और जो सामग्री उत्पादित हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो ए जिनका आंसर है उनका आंसर सही है, ठीक। चलो आगे बढ़े। खाओ पियो और खुश रहो जिसका नैतिक आदर्श वाक्य है, किसका अनैतिक आदर्श वाक्य है? जैन धर्म, चारवाक, बौद्ध धर्म और योग धर्म। यह है चारवाक दर्शन का। इसमें आप लोग पढ़े होंगे जीवन सुख से जियो, ऋण लियो और घी पियो, तो ये वही वाला है। तो जीवन सुख से जियो वाला कौन सा है? चारवाक दर्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं इसको, नास्तिक शिरोमणि दर्शन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये ईश्वर वेदों में विश्वास नहीं रखता। तो नास्तिक शिरोमणि दर्शन या बृहस्पत्य दर्शन भी चारवाक दर्शन का ही एक रूप है। इसमें मुख्य रूप से पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, जिसमें से भी मुख्य रूप से 2 पुरुषार्थ कौन से हैं? अगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दोनों दिए रहेगा तो अर्थ और काम, पूरा क्लास में बताया हूं इसको डिटेल में मैं, अर्थ और काम, और उसमें से भी महत्वपूर्ण अगर कहीं पूछे दोनों ऑप्शन में रहेगा तो काम सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है इसमें। तो चारवाक दर्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा खाओ पियो और खुश रहो। इसका आंसर क्या है? चारवाक दर्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहां पर देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी मुंबई। इसका आंसर क्या आएगा? आईआईटी गांधीनगर। आंसर सी आएगा इसका। आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है, आईआईटी गांधीनगर, जो कहां है? गुजरात में है बेसिकली, ठीक है। किसका सही आंसर है? कौन बी बोल रहा है भैया? सी आंसर आएगा वैभव जी, वैभव ऑन व्हील्स। आईआईटी गांधीनगर ही है, ठीक है। चलो, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था लाहौर, मालवा, गुजरात, बयाना। देखो, नील उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आप लोग को 2 जगह मिलेगा, ठीक है। देखो, इसमें आगरा के पास जो बयाना था ना, आगरा के पास बयाना, यहां भी मुख्य रूप से नील उत्पादन होता था और गुजरात में भी नील उत्पादन होता था। तो अब इन दोनों में से ज्यादा सटीक उत्तर जो है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक रूप से जो होता था ना, वो गुजरात क्षेत्र जो था वो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अब व्यापम क्या ले रहा है इसको देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से दोनों आंसर हो सकता है। ज्यादा उपयुक्त आंसर मैं बोल रहा हूं आप लोग को सी होना चाहिए, ठीक। ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या होगा? सी,
गुजरात। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, सी या डी, देखना पड़ेगा कि क्या लेगा, क्योंकि दोनों जगह ही नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था मुगल साम्राज्य में बेसिकली। ठीक है, मुगल साम्राज्य में दोनों ही जगह नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सी इसका ज्यादा उपयुक्त उत्तर होना चाहिए। अब एक बार देखना पड़ेगा इसको कि देखते हैं कि व्यापम क्या आंसर ले रहा है। ठीक है, चलो। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, कृषि का विकास इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? डी। चलो, ये सब तो हो गया आप लोगों का। हाँ, ये देखिए 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तिलक जी ने क्या कहा था? पूर्ण समर्थन, आंशिक समर्थन, पूर्ण विरोध, तटस्थता। देखिए ये जो था ना, देखिए इसका बाल गंगाधर तिलक जी ने पूर्ण विरोध किया था। क्या किया था? पूर्ण विरोध किया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि जो विवाह है ना, इसमें बेसिकली आयु सहमति अधिनियम क्या था, मैं पढ़ाया था इसको। आयु सहमति अधिनियम जो था वो 10 से बढ़ाकर विवाह की आयु को 12 वर्ष करता था। ठीक है, विवाह की आयु को बढ़ाने से संबंधित विवाह सहमति अधिनियम, आयु सहमति अधिनियम जो था वो विवाह की आयु को बढ़ाता था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी का मानना यह था कि जो विवाह है वो जो रजस्व वाला है उसके पहले हो जाना चाहिए। जो पीरियड स्टार्ट होता है, जो लड़कियों को मासिक धर्म की स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके पहले ही बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले जो होता है वो लड़कियों का विवाह हो जाना चाहिए। तो ये विरोध किए थे पूर्ण रूप से, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून विनोद जी, बहुत लेट हो गए हो क्या आप? तो पूरा खत्म होने को आ गया। चलो चलिए आगे बढ़े, ये समझ गए पूरा। चलो, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए हैं? ये बेसिकली वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, कपिला, ये कपिल मुनि है, शंकर, कणाद, इसमें से क्या है? वैशेषिक दर्शन के सूत्रपात किसने किया था? कणाद, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये परमाणुवाद के भी जनक माने जाते हैं, महर्षि कणाद। ठीक है, तो ये आएगा महर्षि कणाद, आंसर आ जाएगा सी। चलो ठीक, हाँ 15 सी सही है, 15 सी जिसका है। आस्तिका, ये आस्तिक है ना, ये गलत हो गया। आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? इसमें फंसे हो गए बहुत लोग। वेदों का अधिकार, देवताओं का अधिकार, कर्म का अधिकार, नन ऑफ दिस। इसको अच्छे से मैं जब पढ़ाया था तो 2-3 बार इस पे मेंशन किया था। इसमें बहुत लोग फंसते हैं कि ये जो आस्तिक और नास्तिक का संबंध दर्शन शास्त्र में अलग है। जो आप ह्यूमन साइकोलॉजी के मामले में बोलेंगे ना, तो आस्तिक दर्शन क्या होता है? जो भगवान पे विश्वास करता है। लेकिन दर्शन ये नहीं कहता, दर्शन कहता है वेदों पे जो विश्वास करता है वो आस्तिक दर्शन है। जो दर्शन वेदों पे विश्वास करता है वो आस्तिक दर्शन है, और जो दर्शन वेदों से अनास्था रखता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, वो नास्तिक दर्शन है। तो पूछा क्या है? आस्तिक दर्शन किस में विश्वास करता है? वेदों पर, वेदों के अधिकार, इस पे विश्वास करता है। तो वेदों पर विश्वास करता है, न कि देवताओं पर, न कि कर्म पर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा आपका ए, वेदों का अधिकार। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलो, ये सब तो हो गया आप लोग का। किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? ध्यान दो, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। साइमन कमीशन देखो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1927 में भारत आया था। अब देखो साइमन कमीशन का विरोध भारतीय लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि साइमन कमीशन जो था वो बेसिकली भारत के भावी संविधान के निर्माण के लिए प्लान लाने वाला था, लेकिन उसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो गोरे थे, ब्रिटिशर्स थे। इसलिए क्या किया गया था? इसका विरोध किया गया था। किसने बहिष्कार नहीं किया बोल रहा है? तो हिंदू सभा ने बहिष्कार किया था। इसमें बेसिकली 2 पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था। किसने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? मुस्लिम लीग और पंजाब यूनियनिस्ट, ये दोनों ने बहिष्कार नहीं किया था। लेकिन अब इसमें से भी जो ज्यादा उपयुक्त आंसर है इसमें वो आएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार इसका नहीं किया था। बाकी हिंदू सभा और भारतीय कांग्रेस ने तो पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि इसमें कौन थे? सभी लोग, कोई भी भारतीय नहीं थे इसमें, किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था, पूरे ब्रिटिश थे। तो इसका मुख्य रूप से आंसर आ जाएगा बी, मुस्लिम लीग। लेकिन याद रखना पंजाब यूनियनिस्ट भी ने भी बहिष्कार किया था इसका। ज्यादा पुरजोर विरोध
जो था वो किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक, चलो समझ गए, आगे बढ़े। चलो ये सब तो हो गया क्वेश्चन। हाँ, भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से कि कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा आंसर इसका? ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलो, जिसका जिसका आंसर सही है बताते जाओ कमेंट में, किसका किसका आंसर सही है। गलत वाले भी बताएंगे गलत है करके, ठीक है। हाँ चलो, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तुर्की। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तुर्की। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में तुर्की जो है वो शीर्ष पर है। चलो, ये जो है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर? इसमें क्या आ जाएगा? आंसर तुर्की आ जाएगा। इसका एक चीज आप करेक्ट करिएगा, यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, किस राजनीतिक संस्था ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया है? इसमें पंजाब यूनियनिस्ट ही आंसर आएगा आपका, इसमें मुस्लिम लीग नहीं आएगा। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था उसका, ठीक। तो हिंदू सभा, मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस तीनों ने बहिष्कार किया था। पंजाब यूनियनिस्ट, ये इसका राइट आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, इसका राइट आंसर सी आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर सी आएगा। चलो, ये सब तो हो गया है। हाँ, ये वाला देखिए, ये तुर्की आएगा आंसर इसका। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? यहां पे देखो, नहीं किया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन से, किसको पुरस्कृत नहीं किया गया पूछ रहा है? अभिव्यक्ति अभियान को पुरस्कृत नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति अभियान, ये बेसिकली अभिव्यक्ति अभियान जो है महिला सुरक्षा से संबंधित है। इसके संबंध में एक ऐप भी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जारी किया गया, अभिव्यक्ति ऐप। ये महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप है, ठीक। और ये अभियान भी उसी से संबंधित है, अभिव्यक्ति अभियान। इसको सम्मानित नहीं किया गया, बाकी संवेदना, समर्पण और साइबर मितान अभियान को किया गया है, ठीक है। चलो, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। देखो, त्रिरत्न जो है वो दोनों में है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो ये जैन और बौद्ध दोनों में आएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन का, और बुद्ध, धम्म और संघ बुद्ध का, मतलब बौद्ध धर्म का। तो क्या आएगा आंसर इसका? सी आंसर आएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, इसका आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। कौन कौन सी लगा है? हाँ ठीक। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और रॉड लेवर। इसका आंसर आएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल, राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नॉर्वे को हराकर जीता है, ठीक है। ये भी हद, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच को, सॉरी, है ना, राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। चलो, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपभोग के लिए प्रतिबंधित है? ये आएगा 12 बोर। आंसर आएगा ए, 12 बोर, याद रखना, ये प्रतिबंधित है, ठीक है, 12 बोर। चलो, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? देखो, अगर ये सत्कार्यवाद बोलता तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो था वो कार्य कारण से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। ये बेसिकली असत्कार्यवाद का सिद्धांत पूछा है। असत्कार्यवाद का सिद्धांत जो है वो न्याय से संबंधित है, ठीक। किससे संबंधित है? न्याय,
ये आएगा ए न्याय। डी कौन बोल रहा है भाई? ठीक है, डी नहीं आएगा, ये ए आएगा, न्याय दर्शन। ठीक है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। असत्कार्यवाद पूछा, ये न्याय दर्शन से संबंधित है। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। ये इसका आंसर आएगा ए सिंगापुर। क्या आएगा? सिंगापुर। सिंगापुर मिशन द्वारा देश के मतलब सिंगापुर के जो अंतरिक्ष उपग्रह हैं उनको भेजा गया था, मतलब उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका आंसर आ जाएगा ए सिंगापुर। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो इसमें क्या आएगा? शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, और ये क्या आएगा? अपराध। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, अपराध सामाजिक सामान्यता का, सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। आंसर आएगा डी, अपराध। ठीक है, चलो, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किनके द्वारा आयोजित किया गया था? बार्बर, एमेन्यू, ग्रियर्सन और खूबचंद। ये आंसर आ जाएगा इसका ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी, ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है सब चीज? कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? चलो, आंसर क्या आएगा? सी इसका। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई? 21 जून 2020, 21 जुलाई 2020, 21 अगस्त 2020 और 21 सितंबर 2020। इसका आंसर आ जाएगा बी, 21 जुलाई 2020। गोधन न्याय योजना 21 जुलाई 2020। आंसर बी। चलो, दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? अब इसमें दल्ली राजहरा लौह अयस्क जो है बेसिकली उस लौह अयस्क का उपयोग भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? भिलाई इस्पात संयंत्र। उसका यूज जो है वो BSP में यूज किया जाता है उसका। ठीक, दल्ली राजहरा बालोद के क्षेत्र से बेसिकली संबंधित है, तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी। हाँ ठीक है गिरीश जी, आपका आंसर सही है, भिलाई इस्पात संयंत्र। तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022, 10 जुलाई 2022, 21 जुलाई 2022। तो तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2022। ये बेसिकली जो है वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने से संबंधित योजना है, जिसको 1 जुलाई 2022 को शुरुआत किया गया था। 1 जुलाई 2022, तुहर पौधा तुहर द्वार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, 1 जुलाई। कौन सा? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, तो राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा और बस्तर। देखो, नर्मदा बेसिन की दो नदियां बंजर और ताड़, ये दोनों जो है कवर्धा जिले को छूती है। ठीक है, तो ये बेसिकली, अब कवर्धा तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पर राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राजनांदगांव। और बंजर और ताड़, एक सवाल और पूछता है इसमें कि दोनों में से कौन लंबी नदी है? तो बंजर नदी लंबी है, एक बार सवाल ये भी आया था पेपर में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, राजनांदगांव। बंजर और ताड़ नर्मदा बेसिन की दो नदियां हैं जो राजनांदगांव का हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये तो सब लोग सही मारे होंगे इसको। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, एकदम आसान था। ये बेसिकली जो है महासमुंद और बलौदाबाजार क्षेत्र के संयुक्त रूप से शामिल है, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? मिनी माता हसदो, खेरकेट्टा, मोंगरा बांध, मुरुम सिल्ली जलाशय। तो ये कौन सा आएगा? माडूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, इसी को बोलते हैं। डी आएगा आंसर, माडूम सिल्ली बांध। ये कहां स्थित है? ये सिलियारी नदी पर स्थित है, सिलियारी नदी पर। कहां स्थित है? कौन से जिले में? धमतरी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? माडूम सिल्ली डैम।
ये एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, मॉडर्न सिल्ली डैम। ठीक, सही है गिरीश जी आपका, बाकी लोग का भी सही है। चलो, ये तो हो गया है आपका, है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? वन भूमि का प्रतिशत 35.01, 38.01, 44.21, 43.85%। 44.21 राइट आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? 44.21%। वन भूमि 44.21%, मतलब टोटल एरिया में 44%, 44% हिस्सा जो है वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो श्री अभिषेक पल्लव, श्री अशोक जुनेजा, मिलना कुर्रे और सुरजीत कुमार। ये आंसर आ जाएगा बी, श्री अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा। इसके पहले कौन थे? डीएम अवस्थी। ठीक, डीएम अवस्थी। अशोक जुनेजा वर्तमान में कौन है? पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने? देखिए इसमें जो है वो आपको इसका आंसर जो है वो कम्युनिटी में डाल देंगे बाद में। अभी इसका आंसर, अभी इसका सोर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होता है उसको कम्युनिटी में डलवा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा देख के चेक करके बताएंगे आपको। चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये तो रायपुर के चंद्रपुरी में स्थित है। अभी अभी इसका वर्तमान मतलब नाम बदल के 1-2 साल पहले इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम किया गया। इसका चंद्रपुरी में स्थित है। ठीक है, चंद्रपुरी, रायपुर। इसका आंसर आ जाएगा बी। पराक्रम दिवस के अवसर पर इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया। ठीक, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? शिक्षा एवं साहित्य, सामाजिक कार्य, पुरातत्व, कला एवं संगीत। पंथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला और संगीत आएगा इसका आंसर। अभी वर्तमान में 3 लोगों को और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी एग्जाम होगा उसमें फिक्स है एक क्वेश्चन, ये वाला पद्मश्री वाला हर बार आता है, तो इसको याद करके रखना। इनका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, कला एवं संगीत। मुख्य रूप से अगर पूछे तो पंथी नृत्य से संबंधित। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ठीक, तो यहां पर आपका पूरा कंप्लीट होता है। साइंस, एफटी, रीजनिंग, जीएस वाला जितना भी पोर्शन है आपका, टोटल 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा, बाकी 99 क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपकी कितना आपका मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप, और जो कट ऑफ डिसाइड होगा ना वो डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का अब पेपर है, कितने लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसको अभी बताना उतना सही नहीं रहेगा कट ऑफ को। ठीक है, थोड़ा रुके, देखते हैं कि कितने लोगों ने किस टाइप का अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन का पेपर। मॉडरेट लेवल का पेपर था, 7-8 क्वेश्चन जो थे वो फंसने वाले थे बेसिकली, उसके बाद सारा क्वेश्चन जो था वो इजी था। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप लोग का डिसाइड होगा मार्क, है ना। चलिए, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को, जो लाइव सेशन था वो अच्छा लगा होगा, हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर हम लोग का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, एफर्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिए अपना आप सब, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, थैंक यू सो मच।